अध्याय 1781 नकाबपोश उद्धारकर्ता। दूसरी मंजिल की खिड़कियों से सब कुछ देख रहे भयभीत नागरिकों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। किसी तरह ये दिखने में साधारण सा इंसान एक भयानक विकृत वेयरवुल्फ को शारीरिक रूप से पीट पीट कर मौत के घाट उतारने में सक्षम था। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। जिस कुशलता से उसने अब तक उस दरिंदे से लड़ाई लड़ी थी, घातक हमलों से बचते हुए और जोरदार प्रहार करते हुए, उसे देखकर वे पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि वह युवक असाधारण रूप से खास है। और यही वजह थी कि अपनी बेतहाशा हताशा और कुंठा में उन्होंने आक्रामक रूप से चिल्लाकर लकवाग्रस्त हॉलर सदस्य से भाला उन्हें देने की गुहार लगाई थी। तुम लोग, जिस तरह से तुम लोग खास तौर पर इसी इलाके की ओर दौड़ रहे थे, उससे तो यही लगता है कि तुम्हें इस स्थिति के बारे में पता था, है ना? ब्लेक ने राक्षस की खोपड़ी से खून से सना, बिजली से चार्ज किया हुआ भाला निकालते हुए और बचे हुए गिरोह के सदस्यों की ओर मुड़ते हुए पूछा। कांपते हुए धनुषधारी को एक पल के लिए झटका लगा। कुछ ही सेकंड पहले उसे पूरा यकीन था कि उसकी जान पल भर में चली जाएगी, तभी एक अनजान व्यक्ति ने चमत्कारिक रूप से उसकी जान बचा ली। अरे हाँ, ये उत्परिवर्तित जीव, ये इस समय पूरे शहर में फैले हुए हैं। हौला हकलाते हुए बोला, उसकी आंखें एड्रेनालाइन के बचे हुए असर से चौड़ी हो गई थी। हॉलस को इनसे छुटकारा पाने और सड़कों की रक्षा करने के लिए सख्त आपातकालीन आदेश दिए गए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा ब्लेक को शक था। पूरे शहर पर आक्रमण। उसे अपने विशेष ऑल्टर्ड हंटर उपकरण की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता थी। मैं ये हथियार ले जा रहा हूं, ब्लेक ने भारी भाले को कसकर पकड़ते हुए पूरे अधिकार के साथ कहा। उसने सहमे हुए गिरोह के सदस्यों की ओर देखा। अब मेरे पास आमने सामने की लड़ाई के लिए कोई हथियार नहीं बचा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग अभी नजरों से ओझल रहो। अपनी जान जोखिम में मत डालो। वे उससे सीधे तौर पर असहमत नहीं हो सकते थे। लड़ाई में उसकी भयावह, सटीक और कुशल कार्यशैली को देखने के बाद उन्होंने बस सिर हिलाया और विस्मय से उसे सड़क पर तेजी से भागते हुए देखते रहे। ठीक उसी इलाके में, जहां शांत आवासीय सड़क सीधे हलचल भरी मुख्य सड़क से जुड़ती थी, वहां पूरी तरह से अराजकता फैली हुई थी। घबराए हुए ड्राइवरों के भागने की कोशिश में दर्जनों कारें आपस में बुरी तरह टकरा गईं। विकृत वेयरवुल्फ वाहनों को नाजुक टिन के डिब्बों की तरह समझ रहे थे, अपने नंगे पंजों से भारी धातु के दरवाजों को फाड़ रहे थे, और फिर चीखते चिल्लाते लोगों को बेरहमी से उनकी सीटों से बाहर खींच रहे थे। लगभग 16 वर्ष की आयु के 4 किशोरों का एक भयभीत समूह, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल थीं, नरसंहार से जान बचाकर भागते हुए पड़ोस की शांत गली में चले गए। जलती हुई मुख्य सड़क की तुलना में वह जगह कहीं अधिक अंधेरी और शांत थी। उन्होंने तर्कसंगत रूप से यह अनुमान लगाया था कि निर्मम वेयरवुल्फ अपना खूनी ध्यान केवल घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर केंद्रित कर रहे थे, जहां शिकार करने के लिए अधिक फंसे हुए लोग मौजूद थे। चलो, चलते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो, एरो नाम के एक लड़के ने दौड़ते हुए चिल्लाया, उसकी सांसें फूल रही थी। हम इस तरह दौड़ते नहीं रह सकते, थकी हुई लड़कियों में से एक ने अपनी कमर पकड़ते हुए धीरे से कहा। मुझे सांस लेने के लिए एक पल चाहिए। एरो, वो सही कह रही है, दोनों लड़कों में से लंबा लड़का, एस्ट्रो, डर से पीला पड़ा चेहरा लिए बोला। आखिरकार हम सबकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाएगी, और बाहर जो चीजें हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा तेज हैं। मुझे लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम छिपने की जगह ढूंढ लें। वहां क्या हो रहा है? सू ने हाँफते हुए पूछा और कांपती उंगली से सड़क के उस पार की एक इमारत की ओर इशारा किया। यह अपने आसपास के आधुनिक उपनगरीय घरों से बिल्कुल अलग था। इसके सामने एक बड़ा, पारंपरिक लकड़ी का फाटक था, और बाहर से देखने पर यह लगभग किसी पुराने मार्शल आर्ट मंदिर जैसा दिखता था। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्हें प्रवेश द्वार के ऊपर लगा पुराना बोर्ड साफ दिखाई देने लगा, जिस पर लिखा था कि यह एक डोजोक नौसारण प्रशिक्षण केंद्र है। वाह, ये तो एकदम सही है, एरो ने कहा, उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगमगा उठी। शायद अंदर हमें कुछ असली हथियार भी मिल जाएं जिनका इस्तेमाल हम अपनी रक्षा के लिए कर सकें। लकड़ी के भारी दरवाजों के पास तेजी से पहुंचकर उन्होंने उन्हें धक्का देकर खोल दिया। अच्छे बच्चों के लिए इस तरह किसी निजी अनुशासन स्थल में जबरदस्ती घुसना स्वाभाविक रूप से गलत लग रहा था, लेकिन ये जीवन मरण की एक बेहद गंभीर आपात स्थिति थी। जैसे ही एस्ट्रो ने अपने पीछे भारी दरवाजे तेजी से बंद किए, उसका खून जम गया। संकरे से बने उस छेद से झांकते हुए उसने देखा कि 2 विकृत वेयरवुल्फ कोने से मुड़े थे और आक्रामक ढंग से उनकी गली में आ रहे थे, हवा को सूंघते हुए। जल्दी करो, हटो, 2 लोग बिल्कुल बाहर हैं। एस्ट्रो ने घबराकर फुसफुसाते हुए दरवाजा जोर से बंद कर दिया। समूह के पास कोई विकल्प नहीं था।
वे हड़बड़ी में पारंपरिक आंगन से गुजरे और सीधे डोजो के मुख्य प्रशिक्षण कक्ष में पहुंच गए। वो चीजें, वो जबरदस्ती घुसकर हमें ढूंढ लेंगी, एरो ने खाली कमरे में इधर उधर देखते हुए घबराकर कहा। मुझे तो मुख्य सड़क पर भी वो दिख रही है। लोग जब चुपचाप अपनी कारों में छिपे होते हैं तब भी वो राक्षस आसानी से उनकी गंध सूंघकर उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। हमें किसी हथियार की सख्त जरूरत है। भयभीत समूह ने प्रशिक्षण हॉल में किसी भी नुकीली या घातक चीज की तलाश में हड़बड़ी मचा दी। लेकिन उन्हें घोर निराशा हाथ लगी, क्योंकि दीवारों पर केवल लकड़ी की कुंद अभ्यास तलवारें ही टंगी थी। कुछ भी असली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी राक्षस की खाल को भेद सके। फिर उन्होंने इसे सुना, टकरा जाना। आंगन के सामने लगे भारी लकड़ी के फाटक जोर से चटक कर टूट गए। एक पल बाद डोजो के मुख्य द्वार लात मारकर तोड़ दिए गए और दो वेयरवुल्फ ठीक दरवाजे पर खड़े थे। उनकी चमकती पीली आंखें भूखी निगाहों से किशोरों को घूर रही थी। मुझे किसी तरह का प्रवेश द्वार मिल गया। नीचे की ओर, जल्दी करो, सू ने हॉल के पीछे से चिल्लाकर कहा। उन्हें जो प्रवेश द्वार मिला वो एक अंधेरी, संकरी सीढ़ी थी जो सीधे फर्श के नीचे जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्रकार का भंडारगृह हो। उन्हें ठीक से पता नहीं था कि वह सीढ़ी कहाँ जाती है, और वे तार्किक रूप से जानते थे कि वे शायद वहां नीचे एक बंद गली में फंस रहे हैं। लेकिन जब भयानक बुरे सपने उनका पीछा कर रहे थे, तो वे बस बेताब होकर उनसे दूर भागना चाहते थे, अंधेरे में और दूर, जहां भी वे शारीरिक रूप से जा सकते थे, चले जाते थे। वे चारों घबराकर सीढ़ियों से नीचे भागे, उनके कदमों की आवाज जोर से गूंज रही थी, और वे सोचने लगे कि आखिर वे कहाँ आ गए हैं। तहखाने में बेहद कम रोशनी थी और पुरानी लकड़ी और धातु की पॉलिश की गंध आ रही थी। लेकिन जैसे ही वे सावधानी से अंधेरे में आगे बढ़ने लगे, तभी उन्होंने अंधेरे में कुछ और हिलता हुआ देखा। आह! सू ने कांपती उंगली से कोने की ओर इशारा करते हुए जोर से चीख मारी। उनमें से एक है। उनमें से एक यहाँ नीचे है। जब बाकी लोगों ने गुस्से में अपना सिर घुमाकर कमरे के पिछले हिस्से की ओर देखा, तो उन्हें घने बालों वाले एक प्राणी की आकृति साफ दिखाई दी। वह तहखाने के पिछले हिस्से में लंबा चौड़ा खड़ा था, और उसका विशाल आकार ऊपर शहर को तहस नहस कर देने वाले राक्षसों से अजीब तरह से मिलता जुलता था। जैसे ही भयभीत समूह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, तभी उन्हें बाकी दो लालची वेयरवुल्फ की कर्कश, गुर्राती हुई आवाजें सुनाई दी। राक्षस तेजी से उनके पीछे सीढ़ियों से नीचे उतर आए थे और अब एकमात्र निकास द्वार को अवरुद्ध कर रहे थे, सीधे अपने फंसे हुए शिकार को देख रहे थे। धिक्कार है, हम पूरी तरह से फंस गए हैं। एरो ने असहाय होकर चिल्लाते हुए एक बेकार लकड़ी की तलवार को मुट्ठी में जकड़ लिया। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। सीढ़ियों से निकले दोनों लालची जीव जबड़े चौड़े करके उनकी ओर हिंसक रूप से कूद पड़े। ठीक उसी क्षण तहखाने के पीछे छिपा हुआ वेयरवुल्फ भी आक्रामक रूप से सीधे समूह की ओर दौड़ पड़ा। स्यू ने दांतों और पंजों के असहनीय दर्द को सहने के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। टकराना। दर्द के बजाय उसने एक बेहद तेज, भारी टक्कर की आवाज सुनी जिसने उसके पैरों के नीचे की पूरी कंक्रीट की फर्श को बुरी तरह हिला दिया। मैं अभी भी जिंदा हूं, सू ने सोचा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपना सिर घुमाया, तो उसने देखा कि बाकी सभी किशोरों के मुंह पूरी तरह से सदमे से खुले रह गए थे। उन्होंने अभी अभी देखा था कि उनके पीछे छिपा हुआ वेयरवुल्फ बड़ी आसानी से हमले को रोक रहा था। अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलते हुए, उसने हवा में ही हमलावर ग्लूटन्स के दोनों सिरों को पकड़ लिया और बेरहमी से उनकी खोपड़ियों को सीधे कंक्रीट के फर्श पर पटक दिया। अब जब सीढ़ियों से उतरती धुंधली रोशनी विजयी वेयरवुल्फ के चेहरे पर पड़ रही थी, तो वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि इस विशेष राक्षस में कुछ मौलिक रूप से अलग था। उसने लोहे का मुखौटा पहन रखा था। चारों भयभीत किशोर अपनी जगह पर जम गए थे। कुचले हुए फर्श पर खड़े विशालकाय, नकाबपोश वेयरवुल्फ को देखकर वे पूरी तरह से सदमे में थे। अब सीढ़ियों से उतरती धुंधली, टिमटिमाती रोशनी उस राक्षस के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि यह कोई साधारण, सजावटी नकाब नहीं था। यह एक भारी, औद्योगिक थूथन था जो पूरी तरह से मोटे, गड़े हुए लोहे से बना था। धातु को कसकर बोल्ट और पट्टियों से जोड़ा गया था, जिसे विशेष रूप से इसके बड़े, डरावने थूथन को पूरी तरह से ढकने के लिए डिजाइन किया गया था। भारी लोहे ने इसके जबड़े को जकड़ रखा था, इसलिए मंद अंधेरे तहखाने में वे केवल इसकी आंखें ही देख पा रहे थे, और ग्लूटन्स की जंगली, निर्जीव चमक के विपरीत, इस जानवर की आंखें तेज, केंद्रित और पूरी तरह से आत्म जागरूक लग रही थीं। क्यों? इसने बाकी पर इतना हिंसक हमला क्यों किया? स्यू ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने एस्ट्रो की जैकेट को कसकर पकड़ रखा था। हमने बाहर राक्षसों को ऐसा करते पहले कभी नहीं देखा था।
वे सब एक साथ शिकार कर रहे थे। मुझे सच में नहीं पता, एस्ट्रो ने डर से आंखें चौड़ी करते हुए धीरे धीरे पीछे हटते हुए जवाब दिया। लेकिन अगर आप इसके फर और इसके हाव भाव को ध्यान से देखें, तो ये जीव यहाँ मौजूद बाकी दो जीवों से अलग दिखता है। हो सकता है कि वे पूरी तरह से अलग उत्परिवर्तित समूहों से हों, या हो सकता है कि वे अपने क्षेत्र को लेकर झगड़ा कर रहे हों। इससे पहले कि वे स्थिति का और विश्लेषण कर पाते, दो लालची वेयरवुल्फ, जिनकी खोपड़ियां अभी अभी बेरहमी से जमीन पर पटकी गई थीं, तेजी से उस झटके से उबरने लगे। शुद्ध बेकाबू क्रोध में गुर्राते हुए वे जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो गए। ग्लूटन में से एक भयानक गति से आगे बढ़ा और अपने तेज धार वाले पंजों से लोहे के मुखौटे वाले वेयरवुल्फ के पेट पर बेतहाशा वार किया। किसी जंगली जानवर की तरह चकमा देने के बजाय नकाबपोश वेयरवुल्फ ने अपने पैर जमा लिए। उसने बड़ी फुर्ती से खुली हथेली से ऊपर की ओर आते हुए हाथ को झटक दिया, मानो मार्शल आर्ट का एकदम सटीक बचाव कर रहा हो। इस क्रूर प्रहार ने ग्लूटन के घातक पंजों को पूरी तरह से चूकने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसका बचाव पूरी तरह से खुला रह गया। पलक झपकते ही नकाबपोश वेयरवुल्फ ने ग्लूटन के खुले चेहरे पर एक जोरदार और भारी मुक्का मारा, जिससे उसका सिर पीछे की ओर झुक गया। पहला राक्षस जब अचंभित था, तभी दूसरे लालची ने दहाड़ मारी और छिपे हुए स्थान से हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन नकाबपोश वेयरवुल्फ ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने फुर्ती से अपना भारी पैर उछाला और दूसरे राक्षस की छाती के ठीक बीचों बीच एक सटीक और शक्तिशाली साइड किक मारी। किक की प्रचंड गति ने राक्षस को पीछे की ओर उड़ा दिया और वह कंक्रीट की तहखाने की दीवार से जोर से टकरा गया। लेकिन लालची वेयरवुल्फ अविश्वसनीय रूप से, अलौकिक रूप से लचीले थे। टूटी पसलियों को झटकते हुए वे लगातार गुर्राते रहे और फिर से उठने लगे। लेकिन लोहे के मुखौटे वाला वेयरवुल्फ निर्दयी था। उसने झट से आगे बढ़कर पहले ग्लूटन को सिर के पिछले हिस्से से मजबूती से पकड़ा और एक क्रूर, ऊपर की ओर उठता हुआ अपरकट मारा, जो उसके जबड़े के ठीक नीचे एक भयानक आवाज के साथ लगा। जैसे ही हमला हुआ, नकाबपोश राक्षस फुर्ती से लड़खड़ाते हुए ग्लूटन के ठीक पीछे पहुंच गया। उसने अपनी मांसल भुजाओं को राक्षस की मोटी गर्दन पर कसकर लपेट लिया, उसे पूरी तरह से जकड़ लिया, जो देखने में किसी अत्याधुनिक तकनीक से जकड़े हुए रियर नेकेड चोखोर जैसा लग रहा था, मानो उसका दम घोंट रहा हो। जैसे ही हमला हुआ, नकाबपोश राक्षस फुर्ती से लड़खड़ाते हुए ग्लूटन के ठीक पीछे पहुंच गया। उसने अपनी मांसल भुजाओं को राक्षस की मोटी गर्दन पर कसकर लपेट लिया, उसे पूरी तरह से जकड़ लिया, जो देखने में किसी अत्याधुनिक तकनीक से जकड़े हुए रियर नेकेड चोखोर जैसा लग रहा था, मानो उसका दम घोंट रहा हो। क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है? एरो ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आंखें उस भयानक दृश्य को विस्मय से देख रही थीं। या ये खौफनाक राक्षस किसी इंसान मार्शल आर्टिस्ट की तरह लड़ता है? जैसे ही एरो ने ये चौंकाने वाला अवलोकन किया, तहखाने में एक जोरदार, गूंजती हुई चटकने की आवाज गूंजी। खूंखार वेयरवुल्फ की भारी गर्दन बेरहमी से टूट गई और उसका बेजान शरीर कंक्रीट के फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ा। उस भयानक पुनर्जीवन क्षमता को देखते हुए लोहे के मुखौटे वाले वेयरवुल्फ ने तुरंत अपना भारी पैर उठाया और अपने पूरे अलौकिक वजन के साथ बेरहमी से उस राक्षस के सिर पर वार किया, जिससे उसकी खोपड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। अचानक कमरे के पिछले हिस्से में घोर अंधेरे से दो लंबी, लचीली भुजाएं हिंसक रूप से बाहर निकली। दूसरा लालची व्यक्ति अंधेरे से हमला कर रहा था। एक बार फिर लोहे के मुखौटे वाले वेयरवुल्फ ने अपनी भुजाओं से आने वाले जोरदार वारों को कुशलतापूर्वक रोक दिया। फिर तेजी से गोलाकार गति में घूमते हुए उसने हाथ बढ़ाया और राक्षस की दोनों फैली हुई कलाइयों को मजबूती से पकड़ लिया। अपनी पकड़ का एहसास होते ही उस खूंखार लालची जीव ने अपनी भयानक शारीरिक बनावट का फायदा उठाया। अचानक वह हिंसक रूप से आगे की ओर खींचने लगा, अपनी फैली हुई भुजाओं को तेजी से वापस सामान्य आकार में सिकुड़कर गुलेल जैसी गति पैदा करने लगा। वह हवा में उड़ता हुआ लोहे के मुखौटे वाले वेयरवुल्फ से एक तेज रफ्तार ट्रक की ताकत से टकरा गया। भीषण टक्कर से दोनों जानवर पीछे की ओर लुढ़क गए। अब वे दोनों तहखाने के सुदूर कोने के घोर अंधेरे में हिंसक रूप से लुढ़क रहे थे, जिससे भयभीत किशोरों के लिए यह देखना असंभव हो गया था कि क्या हो रहा है। बच्चे खौफ से सुनते रह गए। उन्हें कर्कश कराहें, भयानक गुर्राहट और कंक्रीट पर मांस के टकराने की कई तेज गीली आवाजें सुनाई दी। ये हिंसक आवाजें अंधेरे में गूंजती रहीं और अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों में भारी आवाज धीमी, लयबद्ध कदमों की आहट में बदल गई। एक अकेला वेयरवुल्फ अंधेरे से बाहर निकला और धुंधली रोशनी में वापस आ गया। ये नकाबपोश वेयरवुल्फ था। उसका लोहे का थूथन खून से सना हुआ था, लेकिन वह शान से खड़ा था।
नकाबपोश वेयरवुल्फ जीत गया, एरो ने कहा, उसकी आवाज भयभीत फुसफुसाहट में बदल गई। क्या अभी इसकी कोई जरूरत है? एस्ट्रो ने घबराते हुए फुफकारा। अब जब इसने उनके साथ हिंसक तरीके से निपटना पूरी तरह से खत्म कर दिया है, तो अब ये पलटकर हम पर हमला करेगा। चूंकि विजयी वेयरवुल्फ इस समय लकड़ी की सीढ़ियों के ठीक नीचे खड़ा था, जिसे किशोरों ने तहखाने से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता मान लिया था, इसलिए समूह पूरी तरह से जम गया था और 1 इंच भी हिलने में हिचकिचा रहा था। लेकिन जब बच्चे डर से पूरी तरह स्तब्ध होकर वहीं खड़े रहे, तो उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि वेयरवुल्फ भी हिल नहीं रहा था। वो बस वहीं खड़ा रहा, उसकी बुद्धिमान आंखें उन्हें शांति से देख रही थी। क्या क्या सब ठीक है? सू ने कांपते हुए एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा। मुझे सच में नहीं लगता कि यह हम पर हमला करेगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि इसने जानबूझकर बीच में आकर हमें बचाया है। ठीक है, जरूर। और जैसे ही हम मूर्खता से उन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, वह पीछे से हम पर बेरहमी से हमला करेगा और हमारे सिर काट देगा। एस्ट्रो ने सिर हिलाते हुए बहस की, मानो वह विशालकाय प्राणी उनकी हड़बड़ी में फुसफुसाती बातों को पूरी तरह समझ रहा हो। वे सन्नाटे में खड़े होकर उसे धीरे धीरे, जानबूझकर कमरे के एक तरफ 3 भारी कदम बढ़ाते हुए देखते रहे, जिससे सीढ़ियों के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। यह एक सचेत, निर्विवाद संकेत था। मुझे सच में नहीं पता कि यह किसी तरह का घिनौना जाल है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें निश्चित रूप से जोखिम उठाना चाहिए और यहां से निकल जाना चाहिए, एरो ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा। समूह ने घबराकर सिर हिलाया। वे बेहद धीमी गति से सीढ़ियों पर चढ़ने लगे, उनकी पीठ दीवार से सटी हुई थी। उनकी निगाहें पूरी तरह से उस जानवर पर टिकी हुई थीं। वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कहीं वह भेड़िया अचानक उन पर हमला न कर दे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार वे बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गए और सुरक्षित रूप से वापस डोजो के मुख्य तल पर आ गए। ये हमारा पीछा नहीं कर रहा है, ली ने राहत भरी धीमी आवाज में कहा, और अंधेरी सीढ़ियों की ओर देखते हुए आखिरकार बोली, शायद ये सच में कोई मित्रवत प्राणी था जो मदद करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इसीलिए इसके मुंह पर लोहे का भारी पट्टा कसा हुआ था। एस्ट्रो ने कांपती हुई आवाज में कहा। जाहिर है, किसी ने वह भारी पट्टा बनाया और उसे इसलिए लगाया ताकि वह जानवर बेवजह निर्दोष लोगों पर हमला न कर दे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? एरो ने खंडहर हो चुके डोजो के लॉबी में चारों ओर देखते हुए पूछा। क्या हम यहीं ऊपर सुरक्षित रूप से छिपे रहें, या शहर की ओर वापस चलें? सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि अब क्या ज्यादा सुरक्षित है। जब किशोर ये तय करने के लिए बेताब थे कि क्या किया जाए, तभी उनके पीछे की भारी लकड़ी की सीढ़ियां हिंसक रूप से चरमराने लगी। नकाबपोश वेयरवुल्फ धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। ली ने इसे सबसे पहले देखा, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि जब तक वह जानवर लगभग ऊपरी मंजिल के पास नहीं आ गया, तब तक वह दूसरों को कुछ नहीं बता सकी। वह मुख्य मंजिल पर आ पहुंचा, और फिर अचानक रुक गया, उनसे कुछ ही फीट की दूरी पर एकदम स्थिर खड़ा हो गया। किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वे इतने भयभीत थे कि अगर उन्होंने कोई भी अचानक हरकत की तो इससे जानवर की शिकार करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी और वह उन पर हमला कर देगा। लेकिन वह पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहा, जरा भी आवाज नहीं की, उसकी निगाहें डोजो के सामने वाले निकास द्वार पर टिकी हुई थी। मुझे लगता है कि यह सक्रिय रूप से हमारी रक्षा कर रहा है, ली ने कहा, उसकी आवाज में एक अजीब सा विस्मय भाव था। चलो अभी यहीं से निकल चलते हैं और देखते हैं कि यह हमें सुरक्षित रूप से ले जा पाता है या नहीं। समूह को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अभी तो वह भयानक प्राणी उन पर हमला नहीं कर रहा था। जैसे ही वे धीरे धीरे, सावधानी से टूटे फूटे डोजो के सामने वाले निकास द्वार की ओर बढ़े, खंडहर हो चुके शहर का सामना करने के लिए, उनके पीछे भारी कदमों की आहट गूंज उठी। लोहे का मुखौटा पहने वेयरवुल्फ वास्तव में एक मूक, राक्षसी संरक्षक की तरह उनका पीछा कर रहा था। सौभाग्य से, ब्लेक जब तंग गलियों और संकरी सड़कों के भूल भुलैया से होते हुए डोजो की ओर बेतहाशा भागा, तो उसका सामना किसी भी घूमते हुए वेयरवुल्फ से नहीं हुआ। अपनी शिकारी जैसी मजबूत सहनशक्ति के बल पर वह उस अराजक इलाके को पार करते हुए काफी जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंचने में सफल रहा। लेकिन जैसे ही वह डोजो की सीमा पर पहुंचा, उसका खून जम गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ है। एक तो मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे भारी, पारंपरिक लकड़ी के दरवाजे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, उनके टूटे फूटे अवशेष पत्थर के आंगन में आधे पड़े हुए थे। पिताजी, ब्लेक चिल्लाया, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और खंडहरों की ओर दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में भयानक संभावनाएं कौंध रही थीं।
उन बुद्धिहीन लालची वेयरवुल्फों की सूंघने की शक्ति अद्भुत थी। वे आसानी से पता लगा सकते थे कि उसके पिता कहाँ छिपे हैं और बड़ी संख्या में उन पर हमला करने की कोशिश कर सकते थे। जब ब्लेक डोजो के मुख्य हॉल में पहुंचा, तो उसने क्षतिग्रस्त प्रशिक्षण मैट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और तेजी से संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरकर छिपे हुए तहखाने में चला गया। उसने दरवाजा खोल दिया, लेकिन वहां बिल्कुल कोई नहीं था। अंधेरा सन्नाटा पसरा हुआ था। क्या वो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गया? लेकिन वो तहखाने की सुरक्षा छोड़कर बाहर क्यों निकला होगा? ब्लेक ने जोर से सवाल किया, उसकी नजरें शांत कमरे पर घूम रही थी। शायद उसने बाहर चीखें सुनी हो। शायद वो खूनी मंजर देखने और निर्दोष लोगों की मदद करने के लिए बाहर गया हो। ब्लेक अपने पिता के विचारों में डूबा हुआ था और अपना सामान इकट्ठा करने के लिए छुपे हुए कमरे में बेचैनी से तलाशी लेने लगा। हाल ही में उनके जीवन में कई दुखद बदलाव आए थे। पहले जब समूह ने भयानक यलवा के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी, तब ब्लेक के पिता ने बहादुरी से समूह के बाकी सदस्यों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। लंबे समय तक ब्लेक ने गहरे शोक में डूबे रहकर सोचा कि उसके पिता मर चुके हैं। लेकिन अंततः उसे भयावह सच्चाई का पता चला, उसके पिता अभी भी जीवित थे। और इतना ही नहीं, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती एक भयानक वेयरवुल्फ में बदल दिया गया था। कई महीनों तक वह पूरी तरह से यलवा के वश में था। गुलामी के दौरान उसकी मानवता का एक बुनियादी एहसास पूरी तरह से गायब हो गया था। लेकिन जब अंततः यलवा की मृत्यु हुई, तो उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसके पिता आधिकारिक तौर पर हॉवलर्स में शामिल हो गए थे, और जिनकी शक्ति के कारण हालात बेहतर हो गए थे। वह अब पहले की तरह बिल्कुल भी हिंसक या अंधाधुंध आक्रामक नहीं था। वह न तो दूसरे हॉलर पर सक्रिय रूप से हमला कर रहा था और न ही निर्दोष मनुष्यों पर बेतरतीब ढंग से हमला कर रहा था। लेकिन उसकी इस स्थायी स्थिति के कुछ गंभीर और दुखद परिणाम अभी भी बाकी थे। पहली बात तो ये थी कि उनके पिता अभी भी एक भी मानवीय शब्द बोलने में पूरी तरह असमर्थ थे। उनकी भावपूर्ण आंखों से यह स्पष्ट था कि वे कही गई हर बात को पूरी तरह समझ रहे थे। दूसरी भयावह सच्चाई ये थी कि वह पूरी तरह से हमेशा के लिए अपने रोएदार वेयरवुल्फ रूप में फंस गया था। यह एक गंभीर जैविक समस्या थी, जो जाहिरा तौर पर तब से चली आ रही थी जब वह ल्यूपस के झुंड का एक बुद्धिहीन हिस्सा था। इसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये थी कि जब वह भयानक परिवर्तन हुआ था, तब वह मौत के बेहद करीब था। जानवर का रूप ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो उसके दिल को धड़कता रख रही थी। अंत में, हालांकि उसने अपना मानसिक संतुलन वापस पा लिया था, फिर भी उसके जबड़े में एक खतरनाक, जंगली प्रवृत्ति अभी भी मौजूद थी। अगर कोई अचानक उसके चेहरे के बहुत करीब आ जाता, तो लगभग पूरी तरह से अपनी मूल प्रवृत्ति के चलते, वह अपने जबड़े को हिंसक रूप से बंद कर लेता। दूसरों को गलती से काटने या मारने से खुद को सुरक्षित रखने के लिए। वास्तव में यह उनके पिता ही थे जिन्होंने इशारों और लेखन के माध्यम से अपने लिए एक भारी, ताला लगा हुआ लोहे का मुखौटा बनाने का सुझाव दिया था। क्योंकि वह जादुई तरीके से अपने स्थायी रूपांतरण से मुक्त नहीं हो सकता था, इसलिए उसके पिता ने निस्वार्थ भाव से डोजो के नीचे पूरी तरह से एकांत में रहने का फैसला किया था, और केवल कभी कभार अपने बेटे के साथ एकांत समय बिताने के लिए निजी कक्षों में आते थे। वे छुपकर साथ रहते रहे, और ब्लेक को इस अजीबोगरीब व्यवस्था से जरा भी आपत्ति नहीं थी। वह अपने पिता से प्यार करता था, और उनके साथ रहने के लिए ब्लेक ने स्वेच्छा से एक ऑल्टेड हंटर के रूप में अपना खतरनाक और सक्रिय जीवन भी त्याग दिया था। ठीक है, बस इतना ही, ब्लेक ने हिंसक वर्तमान में वापस आते हुए कहा। उसने एडवर्ड द्वारा उदारतापूर्वक उपहार में दिए गए उच्च स्तरीय, विशेष युद्ध सामग्री को तुरंत पहन लिया। गहरे रंग की मजबूत प्लेटें उसकी छाती और बाजुओं पर सहजता से फिट हो गईं। अंत में, उसने हाथ बढ़ाकर दो खूबसूरती से गढ़ी गई लाल तलवारें मजबूती से पकड़ ली और उनकी भारी म्यान को अपनी कमर से कसकर बांध लिया। अब उसके पास वह पौराणिक अटूट तलवार नहीं थी, क्योंकि उसने सम्मानपूर्वक उसे उस व्यक्ति को लौटा दिया था जिसे वह उसका असली मालिक मानता था, साथ ही दूसरी विशेष गहरे रंग की धार वाली तलवार भी। फिर भी, ये दोनों लाल धार वाली तलवारें अविश्वसनीय रूप से मजबूत और उच्च कोटि के हथियार थीं, और भेड़ियों जैसे जीवों से लड़ने के मामले में ब्लेक के पास अपार, खूनी अनुभव था। जैसे ही वह तेजी से डोजो से बाहर निकलकर ठंडी हवा में वापस आया, उसने अपनी लाल तलवारें निकाली और निडर होकर सीधे उस अराजक क्षेत्र में चला गया जहां उसे चीखें सबसे तेज गूंजती सुनाई दे रही थी। वह हिंसक रास्ता अंततः ब्लेक को सीधे मुख्य सड़क पर ले गया, जहां उसने डामर पर बिखरी हुई दर्जनों दुर्घटनाग्रस्त, जलती हुई कारों को देखा। इधर, अचानक भयंकर लपटों के बीच एक हताश आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो चीख दो ईंटों की इमारतों के बीच एक सनकरी, अंधेरी गली से गूंज रही हो। ब्लेक तेजी से हरकत में आया।
अपनी शिकारी जैसी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए वह बड़ी आसानी से एक परित्यक्त कार की क्षतिग्रस्त छत पर कूद गया। जाम में फंसी गाड़ियों के बीच से छतों पर तेजी से कूदते हुए उस जगह तक पहुंचना जहां से उसे आवाज सुनाई दे रही थी, कहीं ज्यादा आसान और रणनीतिक रूप से सुरक्षित था। अचानक उसने एक वेयरवुल्फ को हिंसक रूप से उसी स्थान की ओर छलांग लगाते हुए देखा जो सीधे गली के मुहाने की ओर जा रहा था। 1 मिनट रुकिए, क्या वो? ब्लेक लगातार दौड़ता रहा, एक कार की छत से दूसरी कार की छत पर कूदता हुआ, और फिर आखिरकार उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। ईंटों से बनी संकरी गली के आखिरी छोर पर डरे हुए किशोरों का एक समूह फंसा हुआ था। वे दीवार से पीठ सटाकर खड़े थे। उनके सामने सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़ा, लोहे का मुखौटा पहने एक भेड़िया कुछ लालची लोगों से भयंकर रूप से लड़ रहा था। ब्लेक विस्मय से देख रहा था कि मुखौटा पहने उस जानवर ने हमलावरों में से एक को उसके चेहरे से पकड़कर हिंसक रूप से उठाया और उसकी खोपड़ी को ठोस ईंट की दीवार पर जोर से पटक दिया। वह उनके पिता थे। ब्लेक ने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी, उसके बूट कारों के बोंटों पर जोर से टकरा रहे थे क्योंकि वह सीधे गली के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ रहा था। हटो! ब्लेक ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, उसकी आवाज ईंट की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। भयभीत किशोर तुरंत एक तरफ हट गए जब उन्होंने ब्लेक को हवा में छलांग लगाते हुए और सीधे खून खराबे के बीचों बीच गोता लगाते हुए देखा। चीख सुनकर एक लालची वेयरवुल्फ का ध्यान भटक गया और उसने ब्लेक पर बेतहाशा अपने पंजे चला दिए। ब्लेक ने अपनी सहज प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हुए बड़ी फुर्ती से झुककर घातक वार से खुद को बचा लिया। लुढ़कने के बाद उठते ही उसने अपनी दोनों लाल तलवारों की नोकों को जोर से नीचे की ओर धंसा दिया, जिससे वेयरवुल्फ का पैर हड्डी तोड़कर कंक्रीट के डामर में धंस गया। वह जानवर दर्द से कराह उठा, पूरी तरह से जमीन से जकड़ा हुआ था। बिना एक पल भी गनवाए ब्लेक ने तलवारें झटक कर अलग कर दी और वेयरवुल्फ के पेट पर एक गहरा क्षैतिज एक्स का निशान बना दिया, साथ ही अपने शरीर को घुमाकर एक हताश जवाबी हमले से बाल बाल बच गया। फिर अपने घूमने की गति का लाभ उठाते हुए ब्लेक ने जोर से ऊपर की ओर छलांग लगाई, अतिरिक्त ऊंचाई और उत्तोलन के लिए बगल की ईंट की दीवार पर लात मारी और अपनी दोनों लाल तलवारों को सीधे वेयरवुल्फ की खोपड़ी के ऊपरी हिस्से में घुसा दिया। ब्लेड ने पलक झपकते ही दिमाग को भेद दिया, जिससे एक ही सटीक और क्रूर वार में उस लालची व्यक्ति की मौत हो गई। अरे बाप रे, क्या तुमने वो देखा? एस्ट्रो ने हैरानी से कहा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया जब मरा हुआ राक्षस फुटपाथ पर गिर पड़ा। वो आदमी, उसने तो उस भयानक जीव को पूरी तरह से मार डाला, और वो तो बस एक आम इंसान है। ठीक उसी समय लोहे के मुखौटे वाले वेयरवुल्फ ने बेरहमी से अन्य 2 ग्लूटेंस का सफाया कर दिया, एक की गर्दन तोड़ दी और शरीर को कूड़ेदान में फेंक दिया। नरसंहार के बीच भारी हथियारों से लैस उस व्यक्ति को देखकर सू घबरा गई। रुको, रुको! सू ने घबराकर चिल्लाते हुए थोड़ा आगे कदम बढ़ाया। कृपया लोहे का मुखौटा पहने हुए को चोट मत पहुंचाओ। वह मित्रवत है, उसने हमें बचाया है। किशोरों को इस बात की बेहद चिंता थी कि यह रहस्यमय घातक अजनबी उनके राक्षसी रक्षक को किसी अन्य लक्ष्य समझकर उस पर हमला कर सकता है। ब्लेक खड़ा हुआ, उसने लापरवाही से अपनी दोनों लाल तलवारों से खून झाड़ा और उन्हें वापस म्यान में डाल दिया। खौंफते हुए जानवर को देखकर उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी सच्ची मुस्कान आ गई। अरे चिंता मत करो, ब्लेक ने शांत और भय रहित स्वर में कहा। उसने अचंभित बच्चों की ओर देखा। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने उस बड़े आदमी को सड़क के उस पार स्थित डोजो के तहखाने में छिपा हुआ पाया है ना? ब्लेक आगे बढ़ा और धीरे से उस भयानक राक्षस के रोएंदार कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे पता है कि वह मिलनसार है, ब्लेक ने बेहद गर्व से खड़े होकर कहा, उसे अपने हीरो के बदले हुए रूप पर जरा भी शर्म नहीं थी। क्योंकि वह मेरे पिता हैं। सेंटिफील्ड की युद्धग्रस्त सड़कों पर गैरी और अन्य लोगों ने एक भयावह खोज की थी। उन्हें पता चला था कि उन्होंने जिस विशिष्ट हमलावर दल को आगे भेजा था, उसकी पहचान उजागर हो चुकी थी। उन्हें न केवल मार डाला गया था, बल्कि उन्हें जबरन उस रूप में बदल दिया गया था जिसे व्यवस्था ने लालची वेयरवुल्फ के रूप में वर्गीकृत किया था। गैरी और हॉलर अभी भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाए थे कि यह विकृत संक्रमण कैसे काम करता है। गैरी को अभी भी अपने सिस्टम इंटरफेस में उनके नाम धुंधले से दिखाई दे रहे थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वे तकनीकी रूप से अभी भी उसके पैक का हिस्सा हैं। लेकिन अब उनमें जो नया ग्लूटन वर्ग आ गया था, वह उनके सामान्य वेयरवुल्फ स्वभाव को लगभग पूरी तरह से खत्म कर रहा था और उन्हें बेसुध भूखे जानवरों में बदल रहा था। और यह विशिष्ट भयावह भ्रष्टाचार सीधे तौर पर एक स्पष्ट भयावह संदिग्ध की ओर इशारा करता था। अरे, अब तुम लोग ऊपर आ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि अंधेरे में नीचे रुकने की कोई सामरिक आवश्यकता है। हेलॉक चिल्लाया, उसकी आवाज उस गली में गूंज उठी जहां हॉवलर्स फिर से इकट्ठा हो रहे थे।
संकेत मिलते ही गैरी और बाकी लोग तेजी से मुख्य सड़क पर वापस चले गए। तीनों पिशाच मलबे के बीच खड़े थे, बिल्कुल बेफिक्र और अपनी पूछताछ के दौरान जो कुछ हुआ था उसे बताने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वह कहाँ है? गैरी ने पूछा, उसकी निगाहें खंडहर हो चुकी सड़क और अंधेरे कोनों पर घूम रही थी। कौन? सब लोग तो अभी यही हैं, है ना? जिन ने अपनी शानदार कोट से धूल झाड़ते हुए अपनी एक भौं ऊपर उठाते हुए सवाल किया। उस विकृत वेयरवुल्फ को जिसे तुमने पकड़ा था। मतलब, उसे तुम कहाँ ले गए? या तुमने उसे मार डाला? गैरी ने पूछा, उसकी आवाज में थोड़ी सी सुरक्षात्मक नाराजगी झलक रही थी। वह प्राणी चाहे जो भी बन गया हो, वह उसके आदमियों में से एक हो सकता था। हमने उसे नहीं मारा, रोवा ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं। मैंने ठीक वही किया जो जरूरी था। हमने उसके टूटे हुए दिमाग से जरूरी जानकारी सफलतापूर्वक निकाल ली और फिर हमने उसे उसके रास्ते पर छोड़ दिया। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने उसे उसके रास्ते पर भेज दिया? काय ने आगे बढ़ते हुए पूछा। तुमने उन खून के प्यासे जीवों में से एक को यूं ही जाने दिया ताकि वह शहर में और निर्दोष लोगों को मारता रहे। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे अपनी कार्यप्रणाली की हर छोटी मोटी तकनीकी बात आपको क्यों समझानी चाहिए, जबकि इससे हमारे तात्कालिक काम में कोई मदद नहीं मिलने वाली, रोवा ने पुराने घमंड से लहजे में कहा। लेकिन अगर आपको जानबूझकर पूछताछ करनी ही है, तो बिल्कुल नहीं। वह खास व्यक्ति अब वैसा नहीं है जैसा आपने उसे समझा था। और इस मामले पर मैं बस इतना ही कहूंगा। इन कुलीन पिशाचों के साथ इतने लंबे समय तक यात्रा और लड़ाई करने के बाद, हॉवलर्स जानते थे कि रोवा निस्संदेह तीनों में सबसे अधिक जिद्दी और रहस्यमय था। इसलिए यदि उस प्राचीन पिशाच ने दृढ़ता से कहा कि वह इस विषय पर और कुछ नहीं कहेगा, तो वे समझ गए कि वह पूरी तरह गंभीर है। उसे उकसाने से केवल रक्तपात ही होगा। हालांकि गैरी चुप रहा, लेकिन वह अंदर ही अंदर बेहद उलझन में था। अब वैसा नहीं। इसका क्या मतलब था? क्या इसका मतलब ये था कि पिशाचों के पास ग्लूटन संक्रमण का कोई गुप्त प्राचीन इलाज था? अगर उनके पास सच में कोई इलाज था, और वह आदमी अचानक फिर से इंसान बन गया था, तो क्या उन्होंने इस भयानक युद्ध क्षेत्र में एक नग्न, भ्रमित इंसान को बेरहमी से जंगल में छोड़ दिया था? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई इलाज मौजूद होता, तो क्या ये अहंकारी पिशाच सेंटिफील्ड में बाकी सभी को बचाने के लिए इसका उपयोग करने को तैयार होते? अल्फा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा शोर मचाने वाला आदिम दिमाग इस समय क्या सोच रहा है, रोवा ने अपनी लाल आंखों से गैरी को भेदते हुए कहा। लेकिन मुझे तुम्हें रोकना होगा। उसके साथ जो हुआ वह इस विशेष परिस्थिति के लिए एक बार की गई प्रक्रिया थी। चमत्कार की उम्मीद मत करो। ठीक है, ठीक है, बहुत हो गया ये झगड़ा, जिन ने बीच में दखल देते हुए बढ़ते तनाव को कम करने के लिए हाथ हिलाकर बात टाल दी। चलिए, उन्हें साफ साफ बता देते हैं कि हमने उस जानवर के दिमाग से क्या सीखा है और आगे क्या करना है। जिन धीरे धीरे चहलकदमी कर रहा था, उसके बूट टूटे हुए कांच पर चरमरा रहे थे। पहले कुछ अच्छी खबर। उन लालची लोगों के काटने या खरोचने से संक्रमण का कोई असर नहीं होता, जब तक कि आप पूरी तरह से इंसान न हो। तो, आपका नाम इनू है ना? आपको अब से अपनी सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए और बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। जिन टहलना बंद करके वेयरवुल्फ्स की ओर गंभीरता से देखने लगा। हम जैसे बाकी अलौकिक प्राणियों के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे लिए जबरदस्ती उनके जैसा बनना जैविक रूप से असंभव है। ऐसा लगता है कि संक्रमण के लिए कहीं अधिक प्रत्यक्ष विधि की आवश्यकता है। गैरी और बाकी लोग उस भयावह तथ्य से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था कि उनकी अपनी स्ट्राइक फोर्स का एक पूरी तरह से प्रशिक्षित सदस्य इन बेजान प्राणियों में से एक में बदल गया था। इसके अलावा, उसकी यादों से ऐसा लगता है कि वे शहर में मिलने वाले हर ऑल्टेड और अन्य वेयरवुल्फ को व्यवस्थित रूप से पकड़ रहे हैं। वे उन्हें जबरदस्ती जिंदा घसीटकर एक विशेष, अत्यधिक किलेबंद स्थान पर ले जा रहे हैं। एक विशाल गोदाम क्षेत्र जो पुराने व्हाइट रोज बेस के भीतर गहराई में स्थित है, जिन ने बताया। तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने वहीं अपना मुख्य परिचालन अड्डा बनाया हुआ है? काय ने पूछा, उसका दिमाग पहले से ही घेराबंदी की योजना बना रहा था। भले ही यह उनका मुख्य मुख्यालय न हो, लेकिन फिलहाल हमारे पास यही एकमात्र ठोस सुराग है। इसलिए बेहतर होगा कि हम सीधे वहीं चलें और स्थिति से निपटें, जिन ने सहजता से जवाब दिया। मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वे खास तौर पर शक्तिशाली ऑल्टिड्स और अन्य वेयरवुल्फ्स को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उन्हें जबरन म्यूटेट करके इन ग्लूटन जीवों के सुपर वेरिएंट बना सकें। वे एक कुलीन सेना बनाना चाहते हैं। जिन ने आह भरी।
तो व्यवहारिक रूप से कहें तो अब से हमारे लिए हालात और भी ज्यादा कठिन और खूनी होने वाले हैं। बस एक और जरूरी बात है, हेलॉक ने एक टूटे हुए स्ट्रीट लैंप से टेक लगाते हुए कहा। हमने उस जीव से खास तौर पर पूछा था कि क्या उसे पता है कि इस पूरे आक्रमण के पीछे कौन सा व्यक्ति साजिश रच रहा है। ऐसा लगता है कि उन सैनिकों को पूरी बात पता नहीं है, लेकिन फिलहाल वे सब एक ही नेता के आदेश का पालन कर रहे हैं और उससे डर रहे हैं। और उस नेता का नाम मिडवाक है। लुजेन को छोड़कर, जो शांत रहा, बाकी सभी होले उस भयावह नाम को जोर से बोलते हुए सुनकर अपने घोर सदमे को रोक नहीं पाए। बेशक वे बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। गैरी और काई ने उत्परिवर्तन की प्रकृति के बारे में जो जानकारी जुटाई थी, उसके आधार पर यही एकमात्र तार्किक उत्तर था। लेकिन दुश्मन के दिमाग से सीधे इसकी पुष्टि सुनना, उनका सबसे भयानक डरावना सपना आखिरकार एक खूनी हकीकत में बदल रहा था। हाउलर्स के प्रमुख सदस्यों में से एक मिडवाक भी परिवर्तित हो चुका था। रोवा की आंखें खतरनाक ढंग से सिकुड़ गईं। हॉलर के पीले चेहरों को देखते ही उसकी शिकारी प्रवृत्ति भड़क उठी। यह अचानक प्रतिक्रिया क्या थी? रोवा ने घातक फुसफुसाहट में बदलते स्वर में पूछा। वह धीरे धीरे गैरी की ओर बढ़ा। मैं तुम्हारी दिल की धड़कनों में आए अचानक हिंसक उछाल सुन सकता हूं। जैसे ही हमने वह नाम लिया, तुम सब समझ गए कि क्या होने वाला है। तो बताओ, तुम कुत्ते हमसे क्या छिपा रहे हो? हॉलर्स को अति सचेत प्राचीन पिशाचों के साथ सक्रिय रूप से यात्रा करने की आदत नहीं थी, जो सचमुच उनकी नसों में खून के तेजी से बहने की आवाज और उनकी पसलियों से टकराते हुए उनके दिल की धड़कन को सुन सकते थे। इस भयानक जैविक लाभ के कारण जब भी वेयरवुल्फ सचमुच आश्चर्यचकित, स्तब्ध या किसी बात पर झूठ बोलते पकड़े जाते, तो वे तुरंत पकड़े जाते। उनके मुंह खोलने से पहले ही उनके दिल की धड़कन उनकी पोल खोल देती। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। वे संदिग्ध पिशाचों को बिना खून खराबा छेड़े व्यवहारिक रूप से कैसे जवाब दें? काय का तेज दिमाग और रणनीति भी इस विनाशकारी खुलासे को बड़ी चतुराई से संभालने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। गैरी ने आगे बढ़कर यह फैसला किया कि वह इस बोझ को अपने कंधों पर लेगा। मैंने तुम्हें हमारे साथ आने से पहले ही बताया था, है ना? गैरी ने रोवा की ठंडी निगाहों से मिलते हुए कहा कि मैं और मेरा समूह पहले से ही इस खास शहर की ओर जा रहे थे। खैर, इसके पीछे एक बहुत ही खास वजह है। हमारे पास वेयरवुल्व्स का एक विशेष स्ट्राइक ग्रुप था जो सेंटरफील्ड में तैनात था, और अचानक हमारा उनसे संपर्क टूट गया। हमें वहां हो रही भयानक स्थिति के बारे में पता चला, इसलिए हम तुरंत जांच करने, अपने आदमियों को ढूंढने और यहां फंसे निर्दोष लोगों की मदद करने के लिए बेताब थे। गैरी ने अपनी आवाज को एकदम शांत रखते हुए समझाया। राक्षस की यादों से आपने जिस खौफनाक नाम का जिक्र किया, वह नाम हम पहचानते हैं, क्योंकि मिडवाक हमारे ही लोगों में से एक है। तकनीकी रूप से वह मेरे पैक का हिस्सा है। मुझे पता था। रोवा तुरंत गुर्राया, उसके पीले चेहरे पर घोर घृणा झलक रही थी और उसने अपने नुकीले दांत दिखाए। मुझे पता था कि इस पूरे आक्रमण के पीछे तुम गंदे कुत्तों का हाथ है। इस शहर के विनाश का मूल कारण उनका शापित गिरोह है। नहीं, इनु चिल्लाया, अपनी कुल्हाड़ियां खींचे हुए आक्रामक ढंग से आगे बढ़ते हुए। क्या तुम्हारे कानों में कुछ ठूसा हुआ है, बूढ़े आदमी? अगर हम ही इस खून खराबे की साजिश रच रहे होते, तो हम अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आकर तुम्हारी मदद क्यों करते? और क्या हमारे शरीर उन जंगली जीवों की तरह बदसूरत और विकृत दिखते हैं जिनसे हम अभी लड़ रहे थे? इससे पहले कि रोवा उस किशोर पर हमला कर पाता, हेरलॉक ने तुरंत हस्तक्षेप किया और रोवा को बांह से मजबूती से पकड़कर पीछे खींच लिया। शांत हो जाओ, रोवा। उनके दिल की धड़कन सुनकर ही तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि वे बिल्कुल सच कह रहे हैं और उनकी मंशा नेक है, हेरलॉक ने शांत और व्यावहारिक स्वर में कहा। उन्होंने हमारे साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। वे सड़कों को साफ करने में हमारी मदद करने आए हैं। चाहे उनकी प्रजाति इस भयावह स्थिति का जैविक कारण हो या नहीं, यह एक जटिल राजनीतिक मुद्दा है जिसका पता हमें बाद में लगाना होगा और उससे निपटना होगा। फिलहाल आइए उनकी प्रभावशाली शारीरिक शक्ति का उपयोग करके इस तात्कालिक स्थिति से निपटने के लिए सामरिक लाभ उठाएं। यह एक ठोस और तर्कसंगत बात थी जिस पर रोवा सवाल नहीं उठा सकता था, वरना उसका अहंकार मिशन को बर्बाद कर देता। इसलिए उसने धीरे से अपने पंजे नीचे कर लिए और फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ देने का फैसला किया। अगर मैंने तुम्हें कभी भी अपने पूर्व साथियों के खिलाफ नरमी बरतते हुए देखा, या अगर तुमने जानबूझकर ऐसा कुछ किया जिससे हमें खतरा हो, तो हम पल भर में तुम सबको खत्म कर देंगे, रोवा ने लाल आंखों में जरा भी दया भाव न दिखाते हुए कहा। लुजेन ने समूह के पीछे से उपहास उड़ाया। ठीक है,
जैसे कि तुम जैसे खून चूसने वाले लोग ऐसा कर भी सकते हो, लुजिन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। वह अच्छी तरह जानता था कि पिशाचों की तेज सुनने की क्षमता उसकी इस अपमानजनक बात को सुन सकती है, लेकिन लुजिन को इसकी परवाह नहीं थी। काय की रणनीतिक कुशलता और गैरी की जबरदस्त राक्षसी अल्फा शक्ति को स्वयं देखने के बाद उसे पूरा विश्वास था कि हॉलर इस स्थिति से लड़कर बाहर निकल सकते हैं और जीत सकते हैं, यहां तक कि तीनों प्राचीन नेताओं के खिलाफ भी। उस बारे में मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक बहुत बड़ा काम करो, गैरी ने कहा, उसकी आवाज एक सप्तक नीचे उतरकर एक अधिकारपूर्ण अल्फा लहजे में बदल गई। जब आखिरकार वो खूनी स्थिति सामने आएगी, तो मिडवाक से निपटने वाला मैं अकेला ही होना चाहता हूं। शहर भर में हुआ यह नरसंहार मेरे आदेशों के कारण नहीं हुआ, लेकिन मिडवाक हम में से एक है। वह मेरी जिम्मेदारी है और मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी जान की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं। रोवा ने उसे काफी देर तक घूर कर देखा। अगर कत्लेआम शुरू होने पर तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे, तो ठीक है। दोनों घातक समूहों के बीच किसी प्रकार की नाजुक, तनावपूर्ण समझ स्थापित होने के बाद वे आगे बढ़ते रहे। वे खंडहर हो चुके शहर में और भी गहराई तक चले गए। इस बार उनके मन में एक निश्चित लक्ष्य और दिशा थी, व्हाइट रोज जिला। वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे, ज्यादातर जमीन पर ही चल रहे थे, छतों पर ऊंचाई पर जाने की बजाय। उन्होंने रणनीतिक रूप से यह अनुमान लगाया था कि उत्परिवर्तित वेयरवुल्व्स भेड़िए गलियों की रेकी करने और भागते हुए शिकार को आसानी से देखने के लिए ऊंची छतों पर ही यात्रा करेंगे। छिपकर रहना ही उनके लिए सबसे अच्छा तरीका था ताकि वे किसी की नजर में न आए। उन्होंने किसी भी वाहन को जबरदस्ती घुसाने या चुराने की कोशिश नहीं की। वैसे भी इसका कोई फायदा नहीं था, इतनी सारी जली भरी क्षतिग्रस्त गाड़ियां सड़कों के बीचों बीच बेतहाशा छोड़ दी गई थी कि गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। डामर मुड़े हुए धातु का कब्रिस्तान बन गया था, कई वाहन सूखे खून और टूटे हुए कांच से बुरी तरह सने हुए थे। हालांकि उन्हें चुपचाप कई ऐसी अव्यवस्थित जगहें मिली जहां लालची वेयरवुल्फ के झुंड सक्रिय रूप से घूम रहे थे और शिकार कर रहे थे। अपनी असाधारण इंद्रियों का उपयोग करते हुए लुजिन हमेशा सबसे पहले ये जान लेता था कि वे जानवर कहाँ छिपे हुए हैं। उसकी चेतावनियों पर अमल करते हुए उन्होंने जानबूझकर रास्ता बदल लिया और गलियों से होते हुए पूरी तरह से अलग, घुमावदार रास्तों से गए ताकि उनसे मुठभेड़ से सुरक्षित रूप से बचा जा सके। यह पूरे शहर में सड़कों पर मौजूद हर एक लालची वेयरवुल्फ को खत्म करने का अभियान नहीं था, कम से कम फिलहाल तो नहीं। उनका प्राथमिक उद्देश्य अड्डे में घुसपैठ करना और वहां चल रही समस्या की जड़ को रोकना था। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि वे सावधानीपूर्वक एक और स्थान पर नहीं पहुंच गए और लुजिन अचानक अपनी जगह पर रुक गया। एक सबवे स्टेशन का प्रवेश द्वार। इन्नू ने मलबे से अवरुद्ध अंधेरी नीचे की ओर जाने वाली कंक्रीट की सीढ़ियों को देखते हुए पूछा। हाँ, लेकिन वहां नीचे सुरंगों में बड़ी संख्या में डरे हुए इंसान छिपे हुए हैं, लुजिन ने अपनी सुनने की शक्ति केंद्रित करते हुए आंखें सिकोड़ते हुए कहा। और इससे भी बुरा, ग्लूटेंस का एक बड़ा संगठित समूह सक्रिय रूप से इस विशेष क्षेत्र की जासूसी कर रहा है। उन्हें गंध मिल गई है और वे ठीक इसी दिशा में आ रहे हैं। गैरी ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। अगर हम चुपचाप उन्हें छोड़कर चले गए, तो नीचे फंसे हुए सभी निर्दोष लोग बेरहमी से मारे जाएंगे, गैरी ने कहा। उसका अल्फा वाला दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। उसने पिशाचों की ओर देखा। हमें अभी तुरंत नीचे जाना होगा। कम से कम हमें उन्हें चेतावनी देनी होगी और उन्हें हटने के लिए कहना होगा। यह सुनकर कि मेट्रो में बचे हुए लोगों का एक बड़ा समूह फंसा हुआ है, और यह जानते हुए कि ग्लूटन वुल्व्स का एक झुंड सक्रिय रूप से उनकी ओर बढ़ रहा है, गैरी उन्हें यूं ही नहीं छोड़ सकता था। उन्हें पता था कि उनके पास समय बहुत कम है, और वे मिडवाक और बाकी लोगों को उनके स्थान बदलने से पहले ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दुश्मन के किसी खास जगह पर होने का पता होने का मतलब यह नहीं था कि वे हमेशा के लिए वही रहेंगे, और उनके मन में यह भी आशंका थी कि उनके समूह के एक खास गुट को मानवीय मार्ग अपनाने के लिए मनाना बेहद मुश्किल होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से गैरी द्वारा ये सुझाव देने के ठीक बाद कि उन्हें कम से कम नागरिकों को चेतावनी देनी चाहिए और उन्हें हटने के लिए कहना चाहिए, रोवा उनके ठीक बगल से गुजर गई। प्राचीन पिशाच अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और अंधेरे सबवे स्टेशन में सीधे नीचे की ओर दौड़ते हुए धुंधला सा दिखाई देने लगा। हेयरलॉक और जिन ने भी एक दूसरे को हल्के आश्चर्य से देखा। क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए? मैरी ने पूछा। उसकी पकड़ और कस गई। मुझे सीढ़ियों से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही है, काय ने अपने तेज कानों को फड़फड़ाते हुए जवाब दिया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह नीचे किसी तरह का नरसंहार कर रहा है। कुछ क्षण बाद रोवा लापरवाही से टहलते हुए खंडहर हो चुकी सड़क पर वापस आ गई।
वहां नीचे कोई लालची वेयरवुल्फ नहीं छिपे हैं, लेकिन अंधेरे में छिपे लोगों का एक बड़ा समूह है। 100 से अधिक, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके ट्रैकर ने बताया था, रोवा ने सहजता से टिप्पणी की। क्या आपने उन्हें चेतावनी दी थी? नहीं, आपके लिए स्थिति को समझाना और उन्हें चेतावनी देना बहुत जल्दबाजी होती, गैरी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अनुमान लगाया। नहीं, मैं तो बस स्थिति की जांच और पुष्टि कर रहा था, रोवा ने जवाब दिया और आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये शब्द सुनते ही गैरी और हॉवलर्स के बाकी साथियों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे सबवे के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि रोवा ने बचे हुए लोगों द्वारा बनाए गए अस्थायी अवरोध के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह से तोड़ दिया था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर यह सब क्या था? हेलॉक ने अपने साथी पिशाच से पूछा, सुरक्षा व्यवस्था के अनावश्यक विनाश पर आह भरते हुए। हम बस ये देख रहे थे कि अगर हम अंदर गए तो क्या हमें परेशानी होगी या नहीं, रोवा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। अगर इन कुत्तों ने जाल बिछा रखा है तो आप उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। जैसे ही रोवा अंधेरे में आगे बढ़ी, हेलॉक और जिन ने एक बार फिर एक दूसरे को देर तक देखा। पूरा समूह टूटी हुई दरार से किसी तरह निकलकर कंक्रीट की सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब वे निचले चबूतरे पर पहुंचे तो उनका सामना दर्जनों पीले, भयभीत चेहरों से हुआ। बचे हुए लोग मोटी संरचना वाली बीमों और वीरान टिकट बूथों के बीच छिपने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि घुसपैठिए पूरी तरह से इंसान जैसे दिखते हैं, तो वे सावधानी से अंधेरे से बाहर निकलने लगे। क्या आप लोग किसी तरह की आधिकारिक बचाव टीम है? उन साहसी लोगों में से एक ने उम्मीद से कांपती आवाज में पूछा। क्या उन्होंने हमें बचाने के लिए कुछ छोटे बच्चों को भेजा है? बेवकूफी मत करो, पीछे से एक महिला ने जंग लगी पाइप को पकड़े हुए फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन मुझे पूछना ही पड़ेगा, आप लोग यहां तक कैसे पहुंचे? एक और व्यक्ति ने पूछा। क्या अब ऊपर वो भयानक जीव नहीं घूम रहे हैं? गैरी ने काई की ओर देखा और उनके चेहरों के बीच की खामोश बातचीत ने सब कुछ बयां कर दिया। हम अल्टेड हैं, गैरी ने बड़ी सहजता से झूठ बोलते हुए आगे कदम बढ़ाया। हम समर्पित लोगों का एक समूह है और हम काफी ताकतवर हैं। इसलिए हमने अंधेरे में छिपने की पूरी कोशिश की और यहां तक पहुंचने के लिए जरूरत पड़ने पर जमकर लड़ाई भी लड़ी। प्रवेश द्वार पर भारी बैरिकेड देखकर हमें लगा कि शायद यहां नीचे कुछ जीवित बचे लोग छिपे हुए हैं। हताश नागरिकों को यह स्पष्टीकरण अत्यंत विश्वसनीय लगा। देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सीढ़ियों पर बनाया गया वो अस्थायी अवरोध उन जीवों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, गैरी ने गंभीर स्वर में कहा। अभी उनका एक खतरनाक झुंड सीधे हमारी तरफ बढ़ रहा है। भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर तुरंत ही घबराहट भरी फुसफुसाहट शुरू हो गई। तुम्हें यहां से तुरंत निकलना होगा। अगर तुम उनके आने से पहले यहां रुककर इलाके की रेकी करोगे तो तुम सब मारे जाओगे, गैरी ने दृढ़ता से कहा। समूह के लोग स्पष्ट रूप से सदमे में थे, लेकिन चूंकि उनमें से कई लोग भयावह परिस्थितियों से बचकर किसी तरह इस भूमिगत आश्रय तक पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने उसकी कही हुई भयावह वास्तविकता पर विश्वास कर लिया। लेकिन हम यहां से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अगर हम खुली सड़कों पर निकलेंगे तो हमारा कत्लेआम हो जाएगा। वह सही कह रहा है। जो लोग बहादुरी से पहले ही चले गए थे, वे वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि वे पहले ही मर चुके हैं। गैरी उन्हें बचाने के लिए बेताब था, लेकिन असल में इतने बड़े और असुरक्षित समूह को अपने साथ ले जाना उसके लिए संभव नहीं था। हॉलर सीधे व्हाइट रोज के अड्डे की ओर जा रहे थे, जो कहीं ज्यादा खतरनाक जगह थी। क्या ह्यूस्टन स्टेशन के पास एक और बड़ा शरणार्थी शिविर स्थापित नहीं किया गया है? भीड़ में से एक आवाज आई। हाँ, मैंने सुना है कि वहां भी कुछ भारी हथियारों से लैस ऑर्टर्ड सक्रिय रूप से उनकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उन बुजुर्गों में से एक ने गैरी और अन्य लोगों की ओर विनती भरी नजरों से देखा। क्या आप हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं? उस आदमी ने आंखों में बेबसी लिए पूछा। आप यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे तो आप उन्हें कुशलतापूर्वक बचाते हुए हमें वहां सुरक्षित पहुंचा सकते हैं, है ना? और अगर रास्ते में हमारी उनसे मुलाकात हो जाए तो आप उन्हें रोक सकते हैं। इस बारे में सोचते हुए गैरी को एहसास हुआ कि यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। भले ही हॉवलर्स यहीं रुककर ग्लूटेंस के इस आने वाले समूह से लड़ें, कौन जाने कब तक कोई दूसरा बड़ा समूह उनकी गंध सूंघ लेगा। अगर वे इन लोगों को सुरक्षित रूप से बचे हुए लोगों से भरे अगले किलेबन स्टेशन तक पहुंचा दें, तो शायद गैरी आखिरकार शांति से उन्हें छोड़कर जा सकेगा। अगर तुम सचमुच इस बेवकूफी भरे काम के लिए मान गए, तो मैं अभी तुमसे कह रहा हूं, हम यहां से चले जाएंगे, रोवा ने बिना किसी सहानुभूति के कहा। हम यहां अंगरक्षक बनकर हर असहाय व्यक्ति की मदद करने नहीं आए हैं।
हमारा एक मिशन है और हम मिडवाक से खुद निपटेंगे। गैरी ने अल्टीमेटम को आत्मसात कर लिया, उसका जबड़ा कस गया। फिर वह तीनों प्राचीन पिशाचों की ओर मुड़ा। तो मुझे लगता है कि यहीं से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। अपने कठोर वचन के अनुरूप तीनों प्राचीन पिशाचों ने जाने का फैसला कर लिया था। जब यह अस्थिर गठबंधन अंततः टूटा, तो उनके बीच कोई खास चर्चा या झिझक नहीं थी, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उन्होंने मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार की ओर पीठ फेर ली और खंडहर हो चुकी सड़कों में गायब हो गए। क्या आपको पूरा यकीन है कि सब ठीक रहेगा? इन्होंने पिशाचों को गायब होते देख अपने हथियारों पर पकड़ मजबूत करते हुए पूछा। मुझे लगा था कि आप मिडवाक को ढूंढकर उससे खुद निपटना चाहते हैं। तुम सही कह रहे हो। मैं करता हूं, गैरी ने थकावट और कर्तव्य की भावना से भरी भारी आवाज में जवाब दिया। लेकिन जब हम अपने सामने की इस विकट परिस्थिति को देखते हैं, तो मैं इन निर्दोष लोगों को यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा मिडवाक को अपना रास्ता बदलने के कई मौके मिल चुके हैं, और मूर्खता तो मैंने ही की है जो उसे बार बार ये मौके देता रहा। गैरी ने अंधेरी सीढ़ियों की ओर देखा, उसकी आंखें परछाई में कहीं टिकी हुई थी। इसीलिए मैं चाहता था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं ही उसे खत्म करूं। वह जो बन गया है, उसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। लेकिन अभी सबसे जरूरी है उन लोगों की रक्षा करना जिन्हें बचाया जा सकता है। धुंधले मेट्रो प्लेटफॉर्म पर भयभीत नागरिक अपना बिखरा हुआ सामान समेटने में जुट गए थे। जितना उठा सकते थे उतना इकट्ठा कर रहे थे। काय ने उन्हें सख्ती से समझाया था कि वे कोई भी भारी सामान न लें, क्योंकि अगर अचानक उन्हें ग्लूटेन्स के झुंड से भागना पड़ा तो भारी बैग उनकी गति को घातक रूप से धीमा कर देंगे। सोने के उपकरण और भारी कंबल बाद में आसानी से जुटाए और बदले जा सकते थे, और जिस बड़े किलेबंद आश्रय स्थल की ओर वे जा रहे थे, वहां संभवतः अतिरिक्त आपूर्ति पहले से ही मौजूद होगी। स्पष्ट निर्देशों के बावजूद काय को घबराए हुए कुछ बचे हुए लोगों को बार बार सख्ती से याद दिलाना पड़ा कि वे जरूरत से ज्यादा सामान ले जा रहे हैं। उसका धैर्य तेजी से खत्म हो रहा था और वह इस पूरी अव्यवस्थित स्थिति से बेहद परेशान हो रहा था। अरे, क्या हम सच में ठीक रहेंगे? एक बुजुर्ग महिला ने घबराकर अपने पड़ोसी से फुसफुसाते हुए कहा। उसके हाथ में एक भरा हुआ डफल बैग था। उन ताकतवर योद्धाओं में से 3 ने हमें छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है ना? तो अब हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ कम ही लोग बचे हैं। क्या ये छोटे बच्चे बाहर के उन राक्षसों का अकेले सामना कर पाएंगे? सच कहूं तो मुझे भी पक्का पता नहीं, उसके बगल में खड़ा आदमी बुदबुदाते हुए बोला, उसकी नजरें सीढ़ियों की तरफ घूम रही थी। लेकिन क्या इन लोगों के साथ चलना ज्यादा सुरक्षित है या यहीं नीचे रहकर खाए जाने का इंतजार करना? लगता है ज्यादातर लोग अपना सामान पैक करके जा रहे हैं, तो हमें कम से कम झुंड के साथ ही रहना चाहिए। हमारी संख्या जितनी ज्यादा होगी, बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, है ना? बढ़ती हुई कानाफूसी और भीड़ में फैल रहे संदेह के बीच कुछ सुनकर काय एक कंक्रीट की बेंच पर चढ़ गया और जोर से ताली बजाई, जिसकी तीखी आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी। ध्यान से सुनो, हम 10 मिनट में इस प्लेटफॉर्म को छोड़ रहे हैं, काय ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी बुलंद आवाज घबराहट को चीरती हुई आगे बढ़ी। तुम या तो जिद करके अपना सारा भारी सामान समेट लो और यहीं मर जाओ, या फिर अपने बैग छोड़कर हमारे साथ आ जाओ। अपना फैसला करो। कठोर वास्तविकता ने सुस्त पड़े समूह को हरकत में ला दिया। अंतिम अफरा तफरी भरी तैयारियों के बीच गैरी भीड़ से अलग हटकर बाकी घेरे की सुरक्षा करने चला गया। तभी उसने देखा कि लुजिन प्लेटफॉर्म के किनारे बिल्कुल स्थिर खड़ा है और मेट्रो सुरंग की घोर अंधेरी खाई में टकटकी लगाए देख रहा है। क्या हो रहा है? गैरी ने चुपचाप पास आते हुए पूछा। तुम पटरियों की तरफ क्यों घूर रहे हो? अंधेरे में नीचे एक अजीब सी गंध आ रही थी, लुजिन ने धीमी गंभीर फुसफुसाहट में जवाब दिया। इसलिए मैं उसका पीछा करते हुए कुछ कदम अंदर गया और देखने लगा कि वह क्या है। यह एक लाश है। सुरंग में। क्या किसी की पिछली चोटों के कारण, या शायद भूख या किसी और कारण से दुखद मौत हो गई? गैरी ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा। लुजेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यह बहुत ही हाल का मामला है, हवा में फैली धातु जैसी गंध से ही मैं ये बता सकता हूँ। शरीर जितनी देर बाहर पड़ा रहता है, उसमें थोड़ी बासी सी गंध आने लगती है, लुजिन ने चिकित्सकीय अंदाज में समझाया। जिस तरह से इसे जानबूझकर मेट्रो सुरंग के अंदर इतनी गहराई में रखा गया है, इससे मुझे लगता है कि शव को जानबूझकर छिपाया गया था। गैरी ने सिर हिलाया और वे दोनों प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गए, जंग लगी पटरियों पर चुपचाप चलते हुए शव को देखने के लिए आगे बढ़े। जब गैरी की तेज दृष्टि अंधेरे में समायोजित हुई, तो वह पीड़ित की गर्दन पर एक गहरा, जानलेवा घाव स्पष्ट रूप से देख सका।
यह एक अविश्वसनीय रूप से तीखा और साफ घाव था। यह बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी तेज धार वाले ब्लेड से सर्जरी करके बनाया गया हो। यह देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि ये किसी बेवकूफ लालची वेयरवुल्फ ने किया है। अगर किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया होता तो ये इतना साफ सुथरा और सटीक नहीं दिखता, है ना? गैरी ने पूछा, उसके पेट में एक ठंडी सी गांठ सी बन गई। तो क्या ये हमारे किसी साथी ने किया है? मेरे कुछ अनुमान तो हैं, लुजेन ने अंधेरे में आंखें सिकोड़ते हुए कहा। क्या आपको ये बेहद अजीब नहीं लगा कि रोवा अचानक अकेले ही इस स्टेशन पर आ गिरा? उस प्राचीन पिशाच को कभी भी निर्दोष लोगों की भलाई की परवाह नहीं रही, और उसे अब तक अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हम लापरवाही से उसके खिलाफ किसी भी तरह का जाल नहीं बिछाने वाले हैं। क्या होगा अगर रोवा ने उस कमजोर बहाने का इस्तेमाल करके यहाँ आने की कोशिश की हो, सिर्फ इसलिए ताकि वह चुपके से इस खास व्यक्ति की परछाई में हत्या कर सके? इससे पहले कि वे और कोई अनुमान लगा पाते, उनके पीछे बजरी के कुचलने की आवाज गूंजी। एक पुरुष नागरिक घबराकर प्लेटफॉर्म के किनारे तक चला गया और अंधेरी सुरंग में नीचे झांकने लगा। अरे माफ कीजिए, उस आदमी ने हिचकिचाते हुए कहा। आपकी गोरी दोस्त पूछ रही है कि क्या आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? बाकी सबने लगभग अपना सामान पैक कर लिया है। आपसे एक छोटा सा सवाल है, लुजेन ने पीछे मुड़ते हुए पूछा और थोड़ा सा एक तरफ हट गया ताकि वह आदमी उसके पीछे से देख सके। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नागरिक धीरे धीरे पास आया, धुंधली रोशनी में आंखें सिकोड़ते हुए। ऐसा करते ही उसे आखिरकार वह कुचला हुआ, खून से लथपथ शरीर दिखाई दिया जिसे वे उसे दिखाना चाहते थे। शुक्र है, सेंटेफील्ड के कठोर हृदय वाले बचे हुए लोगों के लिए लाशों को देखने का सदमा बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। अरे रुको, क्या ये वही पूर्व ऑल्टेड हंटर नहीं है जो हमारे साथ रह रहा था? उस आदमी ने उलझन में अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा। यह तो बहुत अजीब बात है। मुझे लगा था कि वो कुछ घंटे पहले सफाई करने वाले समूह के साथ उन जीवों पर हमला करने गया था। क्या वो बच गया और सुरंगों के दूसरे रास्ते से वापस आ गया? लेकिन फिर वो यहां मरा हुआ क्यों पड़ा है? नागरिक की आंखें अचानक नए सिरे से भय से चौड़ी हो गईं। कहीं ऐसा तो नहीं, क्या वो जीव पहले से ही सुरंगों में रेंग रहे हैं? नहीं, चिंता मत करो, सुरंगें साफ हैं, गैरी ने उसे तुरंत आश्वस्त करते हुए कहा और उस आदमी की नजर से बचने के लिए लाश के सामने खड़ा हो गया। और जानकारी के लिए धन्यवाद। चलिए चलते हैं। समूह के केंद्र के पास रहना और चिंता मत करो, हम आप सबकी रक्षा करेंगे। उस आदमी ने तेजी से सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर वापस दौड़ पड़ा। एक बार फिर अंधेरे में अकेले रह जाने पर लुजेन और गैरी ने एक दूसरे को देखा। दोनों के मन में एक ही तरह का भयावह विचार चल रहा था। आखिर चल क्या रहा था? विकसित होता खतरा। बिना समय बर्बाद किए बचे हुए लोगों का बड़ा समूह मेट्रो से बाहर निकलकर बर्बाद सड़कों पर आते ही एक साथ सटकर खड़ा हो गया। उनकी भारी संख्या के बावजूद सेंटरफील्ड की चौड़ी कई लेन वाली सड़कों ने उन्हें एक एकजुट इकाई के रूप में चलने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान की। सबसे आगे लुजेन गैरी के साथ नेतृत्व कर रहा था। वेयरवुल्फ अपनी उन्नत इंद्रियों का उपयोग करते हुए सबसे सुरक्षित मार्ग चुन रहा था और जानबूझकर उन्हें घूमते हुए ग्लूटन के झुंडों से दूर रख रहा था क्योंकि वे केंद्रीय रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे, एक ऐसा स्थान जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां एक अत्यधिक किलेबंद आश्रय स्थल है जो भूमिगत सुरंगों से कहीं बेहतर है। नागरिक दल के केंद्र में रणनीतिक रूप से तैनात मैरी और काय थे। यदि दरिंदे छतों से कूदकर या किनारे से हमला करने में कामयाब हो जाते, तो वे तुरंत बीच के असुरक्षित हिस्से को रोककर उसकी रक्षा कर सकते थे। सबसे पीछे रक्षा की अंतिम पंक्ति के रूप में ऑस्टिन और इनू तैनात थे। तो तुम किस तरह के ऑल्टेड हो? लगभग 11 साल के एक लड़के ने घबराते हुए पूछा और उसने इन्नू के हथियारों की ओर देखा। ओह, मैं, इनू ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। सच तो यह है कि मैं वास्तव में एक ऑल्टेड नहीं हूं। क्या? बच्चा घबराकर लगभग चिल्ला उठा। उसके पिता ने झट से लड़के का मुंह अपने हाथ से ढक दिया और उसे चुप कराने लगे, क्योंकि कई डरी हुई निगाहें उनकी तरफ घूम रही थी। सभी जानते थे कि उनका शिकार करने वाले जीव आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील थे। लेकिन मुझे लगा था कि उन्होंने कहा था कि तुम सब ताकतवर ऑल्टेड्स का समूह हो, बच्चे ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। अगर वो राक्षस पीछे से हम पर हमला कर दें, तो अगर हमारे पास हमारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होगा, तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। अरे, क्या तुम्हें मेरी पीठ पर लदा भारी हथियार नहीं दिख रहा? अगर वो बदसूरत जीव मेरे आसपास सूंघने भी आए, तो मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इन्नू ने आत्मविश्वास से दावा करते हुए अपनी पकड़ मजबूत की। सच में, आजकल सब लोग मुझे कम क्यों आंक रहे हैं?
फिर भी बच्चा सचमुच डरा हुआ लग रहा था। यह सुनकर कि उसका रक्षक दल अलौकिक शक्ति वाला नहीं है, उसके चेहरे पर पीलापन और भय का भाव छा गया, और उसके छोटे हाथ लगातार कांप रहे थे। देखो, चिंता मत करो, इनू ने आह भरते हुए ऑस्टिन की ओर अंगूठा दिखाते हुए कहा। अगर बात बिगड़ती है तो मेरा ये दोस्त सबसे ताकतवर अल्टिड्स में से एक है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मुझे यकीन है कि तुम्हारे कुछ माता पिता ने शायद पहले ही देख लिया होगा, लेकिन हरे बालों वाला जो लड़का हमें आगे से रास्ता दिखा रहा है। अगर तुम एएफसी टूर्नामेंट देखते थे तो मुझे यकीन है कि तुमने उसके बारे में सुना होगा, है ना? रुको, क्या सच में वही है? मुझे लगा कि वो जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मैंने बस अंदाजा लगाया था। एक और आदमी फुसफुसाया। अचानक सच्चाई का एहसास होते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो सच में गैरी डेम है, वही लड़का जिसने अजेय एएफसी चैंपियन हार्वर को हराया था। खैर, अगर वो हमारे साथ है तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई से बच निकलेंगे। अचानक लुजिन रुका और बड़ी कुशलता से अपने कंधे से धनुष उतारा। गैरी ने तुरंत इस मौन संकेत को समझ लिया। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी हवा में उठाई, मानो पूरे नागरिक दल को रुकने का मौन आदेश दे रहा हो। मैंने घूमते फिरते गिरोहों से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब उनसे पूरी तरह बचना नामुमकिन लग रहा है, लुजिन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नजरें छतों पर घूम रही थी। मुझे लगता है कि उन्होंने इस खास इलाके को घेर रखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे एक सुरक्षित ठिकाना है। वे शरणार्थियों का रास्ता रोक रहे हैं। इस चौकी को पार करने का एकमात्र रास्ता लड़ना ही है। सब लोग, गैरी ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में आदेश दिया। जैसा हमने किनारों पर योजना बनाई थी, वैसे ही करो। अपनी पंक्ति तोड़ो और दुकानों के अंदर जाओ। जल्दी। सबवे से निकलने से पहले गैरी ने रणनीतिक रूप से अभ्यास समझाया था। खुले रास्ते पर घनी, धीमी गति से चलने वाली भीड़ को सीधे बचाने की कोशिश करने के बजाय, ये कहीं अधिक सुरक्षित होगा यदि नागरिक खतरे का पहला संकेत मिलते ही तुरंत तितर बितर हो जाएं और सुनसान इमारतों के अंदर छिप जाएं। अगर उन खास दुकानों के अंदर कोई दुश्मन छिपा होता तो लुजिन को पहले ही भनक लग जाती। इसलिए जब इंसान खुद को घरों के अंदर बंद कर लेते तो लड़ाकों को खुली सड़क मिल जाती, जहां वे बिना किसी नुकसान की चिंता किए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे। भीड़ अफरा तफरी में पास के अपार्टमेंटों के टूटे हुए कांच के दरवाजों की ओर भागी। लेकिन शिकारी बेहद तेज थे और वे पहले ही नीचे उतर रहे थे। लुजेन ने एक अपार्टमेंट इमारत की ईंटों से बनी दीवार पर दो जानवरों को क्षैतिज रूप से दौड़ते हुए देखा। उसने अपने धनुष की डोरी खींची और तेजी से कई तीर चलाए, जो घातक सटीकता का एक धुंधला सा नजारा पेश करते थे। सबसे आगे चल रहे राक्षस पर बीच रास्ते में ही हमला हुआ, जिससे उसकी छाती और कंधे पर गहरे घाव हो गए और वह बेजान होकर नीचे कंक्रीट पर गिर पड़ा। ये हमले बेहद जोरदार थे और ल्यूजिन ने लक्ष्य की अलौकिक गति के बावजूद हमले की दिशा का सटीक अनुमान लगाया था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे साथ हो, गैरी ने पूर्व आयरन फैन के घातक तीरंदाजी कौशल को देखते हुए सोचा। उसने अपने साथियों को पुकारा, चलो पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से रूपांतरित न हो। नहीं तो हम उन नागरिकों को डरा देंगे जिनकी हम रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। कई दिशाओं से और भी लालची लोग सड़क पर आने लगे, जिससे पीछे से आने वाले लोगों का रास्ता बंद हो गया। पीछे छूट रहे लोगों की ओर बढ़ते एक राक्षस को देखकर इनू ने अपनी भारी कुल्हाड़ी हवा में उछाल दी। घूमती हुई कुल्हाड़ी राक्षस के धड़ में गहराई तक धंस गई, और उसकी जबरदस्त गति ने उस जीव को पीछे धकेलते हुए एक ईंट की दीवार से जोर से टकरा दिया, जिससे वह वहीं जम गया। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इन सब चीजों में महारत हासिल है, इन्नू ने कांपते हुए बच्चे को आंख मारी, जो तुरंत पास के एक दरवाजे के अंदर सुरक्षित स्थान पर भाग गया। हालांकि जकड़ा हुआ राक्षस मरा नहीं। गुर्राते हुए उसने जोर से खुद को आगे खींचा और खुद को छुड़ाने के लिए धंसी हुई कुल्हाड़ी की धार को अपने ही विकृत मांस और मांसपेशियों को चीरने दिया। सीने से खून बहता हुआ वह इनू की ओर लगातार बढ़ता रहा। ठीक है, ठीक है, ये लोग सच में बहुत परेशान कर रहे हैं, इनू ने गुस्से में कहा और फंसे हथियार को छोड़ दिया। वह फुर्ती से एक सुनसान पड़ी सेडान कार की टूटी फूटी छत पर चढ़ गया, अपनी दूसरी कुल्हाड़ी निकाली और सामने से आ रहे उस जानवर से सीधे लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, अंधेरे से एक मोटी, लचीली भुजा निकली और उसकी आंखों के सामने से उसे झटकने की कोशिश की। इनू ने पूरी तरह से सहज प्रवृत्ति से प्रतिक्रिया दी और अपने बचे हुए कुल्हाड़ी को आने वाले वार को रोकने और पलटवार करने के लिए ऊपर उठाया। लेकिन जैसे ही हथियार मांस से टकराया, प्राणी की लंबी भुजा विचित्र रूप से कई गतिशील खंडों में विभाजित हो गई।
ऐसा लग रहा था मानो उस राक्षस का अंग मोटी, आपस में लिपटी शाखाओं से बना हो। इनु ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे की ओर चलाई और उस भयानक मांस के एक हिस्से को काट डाला, लेकिन वह केवल एक छोटा सा टुकड़ा ही अलग कर पाया। शेष शाखाएं तेजी से फैल गईं और लोहे के सांपों की तरह इनु के टखनों और कलाइयों के चारों ओर लिपट गईं, जिससे उसके अंग जबरदस्ती अलग हो गए। ये क्या हो रहा है? ऑस्टिन चिल्लाते हुए दौड़कर पास आया। हमने पहली बार किसी ग्लूटन को ऐसा करते देखा है। ये कोई साधारण उत्परिवर्तन नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इस जानवर में अभी भी कुछ परिवर्तित शक्तियां मौजूद हैं। उस विशालकाय फैलती हुई भुजा ने, जिसने इन्नू को पूरी तरह जकड़ रखा था, अचानक उसे हवा में बहुत ऊपर उठा लिया। वह असहाय होकर उस पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उस जानवर ने काटने के लिए अपने जबड़े खोले, इन्नू की नजर के कोने में हरे बालों की एक झलक दिखाई दी। गैरी एक भारी, विशेष रूप से निर्मित हथौड़े के साथ लड़ाई में कूद पड़ा। उसने हथियार को इतनी ताकत से घुमाया कि हड्डियां चकनाचूर हो गईं, और वह सीधे राक्षस की लंबी भुजा के ऊपर कंक्रीट के फर्श पर जा टकराया, जिससे वह विकृत अंग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। पल भर में शाखा जैसी संरचनाओं की कसने वाली ताकत कमजोर पड़ गई, जिससे इनु सुरक्षित रूप से कार की छत पर गिर गया। मैं इसे चलाने में थोड़ा बेहतर हो गया हूं, गैरी ने लापरवाही से कहा, और कुचले हुए जानवर के कराहने पर भारी हथौड़ा अपने कंधे पर उठा लिया। इनु ने अल्फा के पीछे देखा और विस्मय से महसूस किया कि जब वह उलझा हुआ था, तब तक हमलावर झुंड के बाकी सदस्यों का पूरी तरह से सफाया हो चुका था। गैरी द्वारा मचाई गई तबाही को देखकर इनु ने बस अपनी चोटिल कलाइयों को रगड़ा और मुस्कुरा दिया। यार, तुम असल में कितने ज्यादा ताकतवर हो गए हो। लालची वेयरवुल्फ अभी भी कई अलग अलग दिशाओं से सड़क पर आ रहे थे, लेकिन खुले में झुंड का होना वास्तव में उनके लिए सामरिक रूप से कहीं बेहतर साबित हो रहा था। ऑस्टिन अपने विशालकाय मिनट और रूप में पूरी तरह परिवर्तित होकर दहाड़ते हुए अपने खुरों को सड़क पर गाड़ दिया। उसने नीचे झुककर एक जंग लगी सेडान कार के निचले हिस्से को पकड़ा और पूरी गाड़ी को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। भारी कार को एक अस्थायी लाठी की तरह घुमाते हुए उसने उसे सीधे हमलावर ग्लूटन के शरीर पर दे मारा, जिससे वह जानवर पीछे की ओर लुढ़क गया और छोड़े गए वाहनों के ढेर में जा टकराया। ऑस्टिन को अपने पिछले क्रूर मुकाबलों से पता था कि ग्लूटन्स निश्चित रूप से फिर से उठने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। उसने आक्रामक रूप से क्षतिग्रस्त कार को और आगे धकेला, अपने भारी वजन का इस्तेमाल करते हुए उस छटपटाते जानवर को दूसरे चेसिस से दबा दिया और कुचले हुए धातु के नीचे उसके शरीर को पूरी तरह से कुचल दिया। हालांकि निस्संदेह सबसे अधिक काम लुजेन ही कर रहा था। अपनी ऊंची स्थिति से धनुर्धारी लगभग पूरे युद्ध क्षेत्र का सर्वेक्षण और नियंत्रण कर सकता था। वह एक डिलीवरी ट्रक के ऊपर पूरी तरह से संतुलित खड़ा था। जब भी उसे दुकानों के अंदर छिपे नागरिकों की गंध से कुछ लालची लोग विचलित होते दिखते, लुजेन हरकत में आ जाता। वह तेजी से कई लगभग अदृश्य, उच्च तनाव वाले तीर निकालता और छोड़ देता। वह विशेष रूप से उनकी थूथनों पर निशाना साधता, तीरों को उनकी संवेदनशील नाक में धंसाकर तीव्र दर्द पैदा करता और उनका जंगली ध्यान दुकानों से हटा लेता। फिर, जैसे ही क्रोधित जानवर मुड़कर उसके ट्रक की ओर दौड़े, लुजेन ने निर्दयतापूर्वक कई और तीर सीधे उनके घुटनों और जोड़ों पर दाग दिए। उसने इतनी भयावह सटीकता से उन पर वार किया कि मांस के टुकड़े टुकड़े और हड्डियां चकनाचूर हो गईं और राक्षस सड़क पर गिर पड़े। अब अपंग और भागने में असमर्थ, वे काय और मैरी के लिए आसान लक्ष्य बन गए, जिन्हें उन्होंने जमीन पर ही झटपट खत्म कर दिया। इसी बीच गैरी अफरा तफरी के बीच से फुर्ती से आगे बढ़ रहा था और सक्रिय रूप से उन जगहों की तलाश कर रहा था जहां उसके दोस्तों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। तभी उसने इनु को जमीन पर गिरा हुआ और बेहद अनोखे, रूपांतरित हो रहे ग्लूटन से जूझते हुए देखा। कार की छत से कूदते हुए गैरी ने अपना भारी हथौड़ा सीधे उस जानवर की उलझी हुई बांह पर दे मारा, जिससे उस प्राणी के अंग में मौजूद कुछ घनी हड्डियां भी चूर चूर हो गईं। दर्द से कराहने के बजाय उस प्राणी ने कुछ भयानक किया। उसने जोर से अपना कंधा घुमाया और जानबूझकर अपने ही क्षतिग्रस्त अंग को तोड़कर खुद को मुक्त कर लिया। लगभग तुरंत ही मांस में बुलबुले उठने लगे और ठूंठ से एक पूरी तरह से सही सलामत नया हाथ तेजी से उगने लगा। बिना एक पल भी गंवाए, ग्लूटन ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और गैरी पर हमला करने की कोशिश की। ठीक वैसे ही जैसे उसने इनु के खिलाफ किया था, उसकी उंगलियां विचित्र रूप से मुड़कर लकड़ी जैसी पतली पतली लताओं में बदल गईं। फिर भी गैरी ने जरा भी भय नहीं दिखाया। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, भारी हथौड़े को बड़ी सहजता से घुमाया और आने वाले अंक के सबसे मध्य मोटे हिस्से पर सटीक निशाना साधा। जैसे ही स्टील का सिर टकराया, एक जोरदार धमाके की गूंज पूरे रास्ते में सुनाई दी और हवा में कंपन की लहरें दौड़ गईं।
भयंकर प्रहार से भुजा पूरी तरह से टूट गई और टूटी हुई शाखाएं मानो छर्रों और काले खून की बौछार में बिखर गईं। लेकिन लालची जीव बिल्कुल भी नहीं रुका। अपनी नई उगी भुजा का उपयोग करते हुए वह आगे बढ़ा और फिर से प्रहार किया। गैरी ने अपनी एड़ी पर घूमते हुए अपने पिछले वार की गति का उपयोग करते हुए हथौड़े को अपने बगल में घुमाया। उसने हथियार को उस प्राणी की ओर बढ़ते हुए बाइसेप्स पर जोर से मारा। इस बार उसने चीखी एक केंद्रित ऊर्जा छोड़ी। ऐसा लगा मानो हमले की कच्ची विनाशकारी ऊर्जा त्वचा को पार कर सीधे प्राणी की आंतरिक संरचना में प्रवेश कर गई हो। उस जानवर की भुजा तेजी से फूलने लगी, दबाव तुरंत बढ़ने लगा और अंत में ठीक कंधे पर जहां वह अंग धड़ से जुड़ा था पूरा अंग फट गया, जिससे डामर बुरी तरह से बिखर गया। अंततः लालची प्राणी लड़खड़ा गया, उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। इससे पहले कि वह अपने किए का एहसास कर पाता, गैरी वहां पहुंच चुका था। उसने उस जानवर के बचाव में कदम रखा और अपने हथौड़े को एक विनाशकारी चाप में ऊपर की ओर घुमाया, जो सीधे उसके पेट पर लगा। उस प्रचंड गतिज बल ने प्राणी के धड़ को चकनाचूर कर दिया, जिससे उसके बचे हुए अंग और टूटी हुई पसलियां सड़क के उस पार अलग अलग दिशाओं में बिखर गईं। मुझे पता था कि गैरी में बहुत सुधार हुआ है, खासकर जब मैंने उसे अंडरग्राउंड पार्किंग में पलटवार करते देखा। इन्नू ने तबाही के मंजर को विस्मय से देखते हुए सोचा। लेकिन इतना सुधार, अब तो वह उस हथियार को चलाना बखूबी जानता है। और अभी अभी हुए वो विस्फोटक हमले, मुझे लगता है कि उसने अपनी ची शक्ति पर खतरनाक हद तक महारत हासिल कर ली है। इनू का अवलोकन बिल्कुल सही था। गैरी ने पुराने संसार में अपने कठिन समय के दौरान भारी हथौड़े को ठीक से चलाने का निरंतर अभ्यास किया था। अब अपनी परिष्कृत ची ऊर्जा को धातु में सहजता से प्रवाहित करके वो वास्तव में उसकी विनाशकारी शक्ति को बाहर निकाल सकता था और हथौड़े को अपने शरीर के एक विनाशकारी विस्तार के रूप में उपयोग कर सकता था, जो उसके अतीत के अनाड़ी प्रहारों से बिल्कुल अलग था। गैरी द्वारा इस विशेष हथियार में महारत हासिल करने पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित करने का मुख्य कारण ये था कि वह ये समझ गया था कि यह उसे कितना अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बना सकता है। गैरी के पास उसका विशेष स्वर्ण ड्रैगन रूप था, लेकिन उस चरम अवस्था की सख्त सीमाएं थी और वह केवल एक सीमित समय तक ही टिक पाती थी। लंबे युद्ध में वह उस पर सुरक्षित रूप से भरोसा नहीं कर सकता था। उसके पास उसका सच्चा अल्फा रूप भी था, लेकिन उस जंगली अवस्था में गैरी अपनी पहचान खो बैठता था और उसे सुरक्षित रूप से सक्रिय करने के लिए जिनकी शांत उपस्थिति की सख्त जरूरत होती थी। तो गैरी बिना उन सशर्त तुरुप के पत्तों पर निर्भर किए स्थायी रूप से मजबूत कैसे हो सकता था और अपने समूह की रक्षा कैसे कर सकता था? इसका निश्चित उत्तर हथौड़ा था। गैरी ने न केवल अपने मानवीय रूप में हथियार चलाना सीख लिया था, बल्कि पूर्ण रूप से परिवर्तित होने पर भी उसे कुशलतापूर्वक चलाने का तरीका भी सीख लिया था। उसने जो उन्नत ची तकनीकें आत्मसात की थी, उनके साथ मिलकर गैरी एक ऐसे दुर्जय और सर्वांगीण योद्धा में तब्दील हो गया था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, चलिए इन नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थल पर पहुंचा देते हैं, गैरी ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हथौड़ा अपने कंधे पर रखते हुए कहा। फिर हम सीधे मिडवाक पर हमला करेंगे और उसे खत्म करने के बाद हम उनजुकू को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। अव्यवस्थित नागरिक सुरक्षा घेरे से मीलों दूर तीनों प्राचीन पिशाच एक सुनसान खुले कंक्रीट के रास्ते पर आराम से चल रहे थे। उनके सामने भयावह रूप से उनका लक्ष्य मंडरा रहा था, पुराने व्हाइट रोज अड्डे का विशाल किलेबंद द्वार। मूल विशाल संरचना का आधा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, जबकि दूसरा आधा हिस्सा मजबूती से खड़ा था। परिधि की दीवार में बने बड़े बड़े छेदों को केवल कच्चे अस्थायी धातु के अवरोधों से भरा गया था, जिससे घातक तिकड़ी के लिए अंदर घुसना बेहद आसान हो गया था। चलो इस उबाऊ काम को खत्म करके बाकी लोगों को रिपोर्ट करते हैं, जिनने ठंडे लहजे में कहा और जंग लगे धातु को देखते हुए अपना कॉलर ठीक किया। फिर उसने अपनी नजर अपने सबसे आक्रामक साथी की ओर घुमाई और रोवा। अब जब आखिरकार होवलर्स हमारी हर हरकत पर नजर नहीं रख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपना पूरा जोर लगाओगे। खुली सड़क पर लालची वेयवुल्फों के घात लगाकर किए गए हमले से निर्णायक रूप से निपटने के बाद समूह को तबाह शहर से भयभीत बचे लोगों को सुरक्षित निकालने में काफी आसानी हुई। एक तो आम नागरिकों ने अपने रक्षकों की अपार शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया था। उनके मन में पनप रहे संदेह के बीज पूरी तरह से मिट चुके थे। अब जब उन्हें पूरा भरोसा था कि ये युवा योद्धा आसानी से उनका पीछा करने वाले राक्षसों को हरा सकते हैं, तो आम नागरिक दिए गए हर निर्देश को ध्यान से सुनने के लिए तैयार थे। अब भारी थैले पीछे छोड़ने की कोई शिकायत नहीं थी, न ही वे आनाकानी कर रहे थे। नए सहयोग के बावजूद लुजेन ने पहले ही अधिकांश कठिन कार्य कर लिया था।
उसने अपनी उन्नत इंद्रियों पर पूरा भरोसा रखते हुए उन्हें सबसे सुरक्षित और सुनसान गलियों से कुशलतापूर्वक रास्ता दिखाया और खतरे से बचाया। और अंततः तनावपूर्ण पैदल यात्रा के एक अंतहीन दौर के बाद धुंधली रोशनी में उन्हें आगे केंद्रीय रेलवे स्टेशन की विशाल आकृति दिखाई दी। यह देखने में किसी किलेबंद अभेद्य आश्रय जैसा लग रहा था। इसका घेरा बेहद डरावना था। दर्जनों परित्यक्त नागरिक कारों और भारी परिवहन बसों को जबरदस्ती पलटकर एक दूसरे के ऊपर ढेर कर एक विशाल स्टील की दीवार बना दी गई थी। जंग लगे ढांचों के चारों ओर नुकीले कांटेदार तारों के मोटे कुंडल चांदी के सांपों की तरह लिपटे हुए थे, और यहां तक कि अवरुद्ध पार्किंग स्थल पर नजर रखने के लिए वेल्डेड मचानों से निर्मित कई अस्थायी ऊंचे निगरानी चौकियां भी दिखाई दे रही थीं। थके हारे लोगों का समूह सावधानी से आगे बढ़ा और सीधे उस जगह की ओर बढ़ रहा था जो मूल रूप से स्टेशन का यात्री पार्किंग स्थल हुआ करता था। अब वह एक भारी सैनिकृत चेक पॉइंट था। अरे रुको, नीचे लोग हैं, जीवित लोग हैं। ऊपर मचान से एक संतरी ने चिल्लाते हुए पीछे मुड़कर घेरे के अंदर तैनात अन्य लोगों को सतर्क किया। संतरी फुर्ती से अपनी ऊंची चौकी से नीचे कूद गया। वह बैरिकेड के फाटकों के ठीक सामने झुककर उतरा और सावधानी से आगे बढ़ता हुआ गैरी के आमने सामने आ गया। आखिर आप लोग इतने बड़े जनसमूह को इन गलियों से होते हुए यहां तक कैसे ले आए? उस व्यक्ति ने पूछा। उसकी आंखें सचमुच अविश्वास से चौड़ी हो गई थी। उसने गैरी को पीछे छोड़ते हुए थके हारे शरणार्थियों को देखा। हम ऑल्टेड हैं, गैरी ने जवाब दिया। इसलिए हमने रास्ते में इन लोगों से लड़ाई की और उनकी रक्षा की। लेकिन जिस भूमिगत सबवे स्टेशन पर वे पहले ठहरे हुए थे, वह अब सुरक्षित नहीं था। उन जीवों के एक झुंड ने उनकी गंध पहचान ली थी। क्या वे आपके साथ सुरक्षित रूप से गेट के अंदर आ सकते हैं? एक मिनट रुको, गैरी, काई ने सहजता से कहा, परछाइयों से बाहर निकलकर अपने अल्फा के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होते हुए। इससे पहले कि हम उन्हें सौंप दें, तुम्हारा आश्रय वास्तव में कितना सुरक्षित है? अब तक तुम इस स्थान पर बिना आक्रमण के कैसे सुरक्षित रहे हो? संतरी ने काई की ओर देखा, उसकी चालाक निगाहों को भांपते हुए, और ईमानदारी से जवाब देने का फैसला किया। ये खास शहर सेंटीफील्ड असल में पूर्व एएफसी लड़ाकों की एक बड़ी रिटायरमेंट कम्युनिटी का घर है। उस आदमी ने दीवारों पर लगे गार्डों की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। और यहाँ व्हाइट रोज के कई पूर्व एजेंट भी रहते हैं जो संगठन के टूटने पर अपने परिवारों को पीछे नहीं छोड़ पाए। इसी वजह से सेंटीफील्ड में प्रशिक्षित ऑल्टेड्स की आबादी अन्य सामान्य जगहों की तुलना में काफी अधिक है, भले ही सरकार द्वारा नए ऑल्टेड्स के आधिकारिक रूप से बनने पर सख्त प्रतिबंध लगा हुआ है। जब ये भयावह स्थिति अचानक बिगड़ने लगी और राक्षस सड़कों पर छा गए, तो हम पूर्व सैनिकों का एक बड़ा समूह तुरंत एकजुट हो गया। हमने इस स्टेशन को घेर लिया और अब हम अपनी जान देकर इस जगह की रक्षा करते हैं। हालांकि बाहर अनगिनत राक्षस मौजूद हैं, लेकिन वे छोटे छोटे बिखरे हुए समूहों में शिकार करना पसंद करते हैं और खुले में आसान शिकार की तलाश में रहते हैं। शुरुआत में ही हम पर गेट पर 2-3 बार सीधा हमला हुआ, लेकिन हम आसानी से अपना बचाव करने और उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब रहे। उसके बाद से उन्होंने कभी भी सामने से हमला करने की कोशिश नहीं की है। काई ने अपनी बाहें मोड़ ली और ध्यान से स्पष्टीकरण सुनने लगा। उसका दिमाग तुरंत ही उथल पुथल मचाने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि इतनी घनी आबादी वाले इस आश्रय स्थल को अभी तक पूरी ताकत से समन्वित घेराबंदी में क्यों नहीं डाला गया है। शायद ग्लूटन सचमुच मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, यानी उनमें एक मजबूत किले पर समन्वित हमला करने के लिए आवश्यक सामरिक बुद्धिमत्ता का अभाव था। या फिर इससे भी भयावह संभावना यह है, वे जानबूझकर इंतजार कर रहे थे। वे पहले शहर के कमजोर इलाकों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आसान और अलग थलग पड़े लक्ष्यों को चुन चुनकर मार रहे थे ताकि उनके शरीरों का इस्तेमाल करके उत्परिवर्ती सेना का निर्माण कर सकें और अंत में मानचित्र पर सबसे कठिन लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। लेकिन आप निश्चित रूप से इन सभी लोगों को अभी अंदर ले जा सकते हैं, है ना? अंदर का इलाका सुरक्षित है? गैरी ने काई के विचारों को बीच में रोकते हुए पूछा। संतरी ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि अन्य वरिष्ठ लड़ाके, वे पुरुष और महिलाएं जो वास्तव में उस जगह के रसद संबंधी कार्यों को संभालने के प्रभारी थे, नए आने वालों का जायजा लेने के लिए द्वार की ओर दौड़ रहे थे। हम कर सकते हैं। उन्हें अंदर लेना कोई समस्या नहीं है। हमने जानबूझकर इस स्टेशन पर कब्जा किया है ताकि इस शहर के निर्दोष लोगों की रक्षा कर सके। उस आदमी ने गैरी की ओर मुड़ते हुए आंखों में आशा की चमक लिए कहा। और अगर आप और आपके दोस्त भी बेहद शक्तिशाली ऑल्टेड हैं, तो यहाँ रहकर मोर्चा संभालने में हमारी मदद करना हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। गैरी ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। हम आपके साथ अंदर नहीं आएंगे।
हम यहाँ रुककर इस जगह की रक्षा नहीं कर सकते क्या? वह आदमी सदमे से हौंफते हुए बोला, उसका आशावादी चेहरा पल भर में चकनाचूर हो गया। लेकिन इस समय हमारे सामने खाने पीने और चिकित्सा सामग्री को लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हमें बहुत सारे लोगों का पेट भरना है। जरूरी नहीं कि आप ही बाहर जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर सामान इकट्ठा करें, लेकिन कम से कम हमें और मजबूत लोगों की जरूरत है जो हमारी टीमें बाहर जाने के दौरान दीवारों की रखवाली में मदद कर सकें। सामान की तलाशी की चिंता मत करो, गैरी ने कहा। अब आपको किसी को भी खतरनाक सप्लाई लाने के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधे व्हाइट रोज बेस पर जा रहे हैं ताकि इस पूरे बुरे सपने को जड़ से खत्म कर सकें। चिंता मत करो, हम आप में से किसी को भी अपने साथ आने और अपनी जान जोखिम में डालने के लिए नहीं कह रहे हैं। बेहतर होगा कि हम ये काम पूरी तरह से खुद ही करें। हमें सीधे दुश्मन से पता चला है कि वे ऑर्टिड्स को पकड़ने के लिए खास तौर पर निशाना बना रहे हैं, गैरी ने चेतावनी देते हुए कहा, उसका लहजा गंभीर हो गया। इसलिए सतर्क रहो, दरवाजे कसकर बंद कर दो, और जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता, इन लोगों को सुरक्षित रखो। एक पल के लिए संतरी को इस साहसी और आत्मघाती दावे पर गहरा संदेह हुआ, लेकिन फिर उसने ध्यान से उस युवक के चेहरे को गौर से देखा। टीवी स्क्रीन पर देखे गए चेहरे की तुलना में उसका चेहरा थोड़ा अधिक कठोर और युद्ध के निशानों से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसके हरे बाल, मजबूत जबड़ा और प्रभावशाली कद का थी। चूंकि संतरी खुद भी अतीत में एएफसी का हिस्सा रह चुका था, इसलिए वह अचानक समझ गया कि वह किससे बात कर रहा है। रुको, गैरी डेम, वह आदमी चौंककर पीछे हटते हुए बोला। तुम सेंटिफील्ड में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ खास तौर पर इसी समस्या को सुलझाने आया हूँ, गैरी ने दृढ़ता से जवाब दिया। तो कृपया मेरी तरफ से इन लोगों का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, मेरा पक्का वादा, उस आदमी ने कहा। उसने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया, और युवा चैंपियन के प्रति अपार आदर से उसके थके हुए चेहरे पर राहत भरी बड़ी मुस्कान फैल गई। भारी धातु के फाटकों को धीरे धीरे खोला गया, और नागरिक सुरक्षा घेरे के भीतर जाने लगे। जैसे ही आखिरी व्यक्ति अंधेरे आश्रय में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था, इनु से पहले डरा हुआ छोटा बच्चा अचानक रुक गया और पीछे मुड़ गया। वह दौड़कर वापस पिछले पहरेदारों के पास चला गया। अरे, मुझे वहां बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चे ने युवक की ओर देखते हुए कहा। मैंने पहले आपका मजाक उड़ाया और आप पर शक किया, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। वैसे, आपकी पीठ पर लगी वो कुल्हाड़ियां वाकई कमाल की हैं। बच्चे ने जोश से अंगूठा ऊपर करके इशारा किया, मुड़ा और अपने पिता के पास जाने के लिए सीधे गेट के अंदर दौड़ पड़ा। इनु कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उसके चेहरे पर एक सच्ची, गर्मजोशी भरी मुस्कान थी, क्योंकि वह अपने हथियारों की पट्टियों को ठीक कर रहा था। अब, सुरक्षा अभियान का भारी बोझ आधिकारिक तौर पर पूरा हो चुका था और नागरिकों को सुरक्षित कर लिया गया था। आखिरकार समूह के लिए दुश्मन के इलाके के केंद्र की ओर बढ़ने का समय आ गया था, पुराना व्हाइट रोज बेस। उन्होंने अपनी निगाहें अंधेरे क्षितिज की ओर घुमाई, और इससे वे सभी चुपचाप सोचने लगे। आखिर वे तीनों प्राचीन पिशाच अकेले कैसे काम कर रहे थे?